मोस्टली चीटिंग हस्बैंड ही करते होंगे, राइट? नहीं, बहुत हाई प्रोफाइल केस था जो हमने एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी के लिए किया था। आप नाम लेंगे? बच्चे अपने पेरेंट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्यों? तो जिसको ब्लैकमेल करना है, इसकी फोटोज बना के दे दो। लाइन क्रॉस कर देते हैं लोग। ब्रदर और सिस्टर हमारे पास आए, कहते हैं कि जी मेरे फादर जो हैं, ये तो सर रिस्क है बहुत बड़ा। 70% केसेस जो होते हैं ना, इनसाइड ऑफिस रोमांसेस ही होते हैं, जहाँ पे दोनों लोग सेम ऑफिस में काम करते हैं। कैसे करवाएं जॉब लोगों से? अंडरकवर एजेंट्स का ना यूसेज हम बहुत ज्यादा करते हैं। आप भी करते हो? बहुत ज्यादा। तो सबसे ज्यादा केसेस कहाँ से आते हैं? दिल्ली, बॉम्बे और बैंगलोर और हैदराबाद और पुणे भी हैं। तो कुछ साइंस होते हैं क्या? आपका हस्बैंड ये कर रहा होगा अगर वो चीट कर रहा है, या आपकी वाइफ? सबसे पहले तो अपने फ़ोन के लिए बड़ा प्रोटेक्टिव हो जाता है। मेरी जो वाइफ है गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, किटी पार्टीज में जाती है, बच के रहो। उसकी इंस्टाग्राम की चैट्स निकाल के दे दो। तो लड़कियां लड़कों को ब्लैकमेल कर रही है। लड़कियां कर रही हैं? ये ज़्यादा आने लगे हैं। ये रिचेस की लाइफ आपको नीट एंड क्लीन दिखती कहाँ से है? इन्वॉल्वमेंट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हो जाता है, प्रोस्टिट्यूशन एक्टिविटीज़ में हो जाता है, गैम्बलिंग में हो जाता है, ड्रग्स में आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। कैबिन में उन दोनों की किसी ने वीडियो बना ली और उनसे 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। तो इसमें आपका रोल क्या था? फाइंड आउट करना कौन ब्लैकमेल कर रहा है। हमारे जो क्लाइंट थे, उनकी जो डॉटर थी, वो किसी गलत एक्टिविटी में चली गई थी। ये क्या होते हैं डार्क वाले? व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते ही वो उधर से नेकेड होना शुरू कर देगी और बोलेगी तुम भी नेकेड हो। रूम्स में कैमरास मिल जाते हैं। अभी भी होता है, कैमरा आसानी से दिखता भी नहीं है। हम आपके घर में घुस के कोई बग लगा रहे हैं, मेरे बेडरूम में कुछ लगा रहे हो। एनीबॉडी इन द वर्ल्ड कैन बी एन अंडरकवर एजेंट। मतलब मैं भी ऐसा काम आ सकता हूँ कभी? देखो, ये सब चीजें जो है ना कैमरे पे नहीं बोली जाती, कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग के लिए भी होती हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के गेस्ट मिस्टर नमन जैन वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर एंड डिटेक्टिव हैं जो कॉर्पोरेट अफेयर से लेके बॉलीवुड, लोकल से लेके नेशनल सिक्योरिटी के लिए सीक्रेटली काम करते हैं। इनकी टीम में शामिल हैं रिटायर्ड रॉ एजेंट, स्पाई, आर्मी एंड पुलिस ऑफिसर्स। जानेंगे हर वो छोटा बड़ा केस जो आपको हिलाने वाला है, पर पहले शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। नमस्ते नमस्ते नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं सर? ऑल गुड। एक तो ये बड़ी फैसिनेटिंग लाइन होती है। हमने शेरलॉक होम्स की सीरीज देखी है, हमने एसीपी प्रद्युमन को देखा, कहीं ना कहीं रिलेटेड लगता है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एज अ चाइल्ड हर कोई शायद पुलिस बनना, पायलट बनना बाद में फैसिनेट करता हो, बट ऐसे डिटेक्टिव वाला चुल सब में आ जाता है। आएंगे आपकी जर्नी पे भी, बट पहले ना मेरा एक निजी सवाल है, बड़ा ही पर्सनल सा, कि यार सच में क्या रिचेस की लाइफ उतनी ही होती है जितनी हमें दिखती हैं? उतने ही नीट एंड क्लीन, उतने ही साफ, कुछ दाग धब्बे वो भी कैरी करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में? मतलब आप एक बात बताओ कि रिचेस की लाइफ आपको नीट एंड क्लीन दिखती कहाँ से है? मीडिया। अल्टीमेटली देखो, एक बात आप समझो कि हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? जहाँ पे पैसा ज़्यादा होता है वहाँ पे लग्जरीज भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है? वहाँ पे कंफर्ट्स भी ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे कन्वीनियंसेस भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है? लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है? सो एंड आई टेल यू समथिंग कि क्या होता है कि पैसा जो है ना सिर्फ अपने लिए प्रॉब्लम्स लेके नहीं आता है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि पैसे के पीछे जो है सिर्फ हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट हो गया, या फादर और सन में डिस्प्यूट हो गया, या ब्रदर्स और ब्रदर्स में डिस्प्यूट हो गया, ब्रदर सिस्टर में डिस्प्यूट हो गया, वो तो है ही है, ओके, ठीक है? बट पैसा ना बहुत सारे तरीके के अलग डिस्प्यूट्स भी लेके आता है ज़िंदगी में, ठीक है? जैसे कि क्या होता है जब पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? और आपकी जो ना ज़िंदगी में क्या होता है कि छोटे लोग ना, जैसे कि हर ज़िंदगी में एक एम होता है। एक आदमी की ज़िंदगी में होता है मुझे एसी खरीदना है घर में, किसी की आदमी ज़िंदगी में एम होता है मुझे एक कार खरीदनी है, ठीक? किसी की आदमी की ज़िंदगी में होता है टेलीविज़न बड़ा अच्छा सा खरीदना है। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसको सब कुछ मिला हुआ हो ज़िंदगी में, जिसको कुछ पाने की उम्मीद ही ना हो, उसको चाहिए मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, सब कुछ तो है, ठीक है? तो क्या होता है कि जब घर में ऐसा माहौल होता है, कई फैमिली में, सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत फैमिली में बहुत अच्छा, बहुत नीट एंड क्लीन माहौल भी होता है, ठीक है? लेकिन कई फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि जब ऐसी लग्जरीज आपको प्रोवाइडेड होती हैं तो यू टेंड टू गेट इंडल्ज इनटू अदर एक्सटेसीज ऑफ लाइफ। एक्सटेसीज ऑफ लाइफ क्या होती हैं? ड्रग्स में आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, ठीक है? आपका इन्वॉल्वमेंट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हो जाता है, आपका इन्वॉल्वमेंट प्रोस्टिट्यूशन एक्टिविटीज़ में हो जाता है, आपका इन्वॉल्वमेंट गैम्बलिंग में हो जाता है, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है कि, और यहाँ से जो है ना आपके प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। तो मनी रिलेटेड डिस्प्यूट्स आर डिफरेंट, ठीक है? और इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, जो पैसा अपने साथ लेके आता है, ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट। लाइन क्रॉस कर देते हैं लोग अपनी लाइन क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है? सो एंड दैट इज़ व्हेन यू गेट इंडल्ज इनटू समथिंग रॉन्ग, ठीक है? जब आप फंस जाते हो कहीं पे, देन ऑब्वियसली यू नीड सम हेल्प, तब आपका रोल, तब वो हमारे पास आते हैं। तो सर ऐसे इंडिया में कुछ ऐसे हैं केसेस बिलियनियर के, कुछ मिलियनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर, जहाँ पे वो इन्वॉल्व हुए हो कुछ गलत चीज़ों में? बहुत सारे केसेस हैं। अभी हमने केस किया था, अच्छा ये तो केस
बहुत हाई प्रोफाइल केस था जो हमने एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी के लिए किया था। क्या बात कर, ठीक है, आप नाम लेंगे? नहीं, नाम नहीं ले सकता। हाँ, तो क्योंकि ऑब्वियसली नहीं ले सकता, लोगों की अपने हमारे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन होते हैं, NDA साइन होते हैं। ठीक है, तो ये केस हमने किया था जिसमें देयर वाज अ पर्सन, ही इज़ अ वेरी रिनाउंड बॉलीवुड सेलिब्रिटी, तो मैरिड हैं, अपनी लाइफ है, उनके बच्चे भी हैं, एंड ही हैड फॉलन टू लव विद एन अदर गर्ल। ठीक है, जो गर्ल थी वो भी काफ़ी सुंदर लड़की थी और काफ़ी अच्छी फैमिली की लड़की थी, एंड बट क्या था कि वो लड़की थोड़ी सी लोनर थी, उसके ना खास कुछ फ्रेंड्स वगैरह नहीं थे, एंड बट इंडस्ट्री से नहीं थी वो। अच्छा। हाँ, तो वो जो है उनका अलायंस हो गया आपस में, उन्होंने मुंबई के सबर्ब्स में उसको एक घर दिला दिया, मतलब एक तरीके से हस्बैंड वाइफ की तरह ही रहने लगे। ठीक है, तो दिन भर उसी के साथ, जब भी शूटिंग से फ्री होते थे उसके साथ टाइम बिताते थे। ठीक है, कहीं पे आउटिंग्स पे जाना तो अपने साथ ले आते थे। और वाइफ घर में है? वाइफ घर पे है। ठीक है, सो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे करके उनकी क्लोजनेस बढ़ती रही, बट ये जो गर्ल थी ना, उसको विद द कोर्स ऑफ टाइम ना जेलसी होने लगी उनकी वाइफ से, बिकॉज सोशल स्टेटस तो उसको मिल नहीं पा रहा था। हाँ। ठीक है, तो क्या होता था कि जहाँ पर भी वो मीडिया प्रेजेंस में जाते थे तो अपनी वाइफ के साथ जाते थे, अपने बच्चों के साथ जाते थे, सोशल गैदरिंग्स में आते तो अपनी वाइफ को प्रेजेंट करते थे। ठीक है, कहीं पे घर के फेस्टिवल्स होते तो अपनी वाइफ के साथ मनाते थे, कहीं पे पूजा होती तो अपने वाइफ के साथ करते थे। तो उसको एक दिन आके ये लगना कि मेरी वैल्यू क्या है इनकी लाइफ में। ठीक है, तो अब इस बात पे ना धीरे धीरे जब वो उनकी वाइफ को देखती थी कहीं पे साथ में तो उनको जेलसी होती थी। ठीक है, अब वो जेलसी होते तो झगड़े होते थे। अब जब ये झगड़े ज़्यादा, अब आपको पता है कि जब एक लेवल होता है झगड़ों का भी, ठीक है, जब लेवल झगड़े ज़्यादा हो जाते हैं लोग ना ये सोचना शुरू करते हैं कि यार दिस इज़ गेटिंग नॉनसेंस, लेट्स गेट आउट ऑफ इट। करेक्ट। जब एक दिन उसने, लड़की ने गुस्से में आके, मे बी उसकी इंटेंशन ऐसी नहीं होगी जी, उसने गुस्से में आके ये बोल दिया कि मैं जो है ना ये तुम्हारी सारी जो मेरे साथ पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, मीडिया में लीक कर दूंगी अगर तुम उसके साथ अब कहीं गए तो। हाँ, और ये भी बोल दिया कि मैं जो है उसको खुंदक में आके भी बोल दिया उसको तो मैं मरवा ही दूंगी किसी के थ्रू, मतलब वाइफ के बारे में। हाँ, वो शायद उसकी इंटेंशन नहीं थी ये बोलने की। गुस्से में आप, जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में लड़ाई झगड़ा हो रहा था बोल जाते हो आप कुछ भी। उसने बोल दिया, बट ये बात उनको हिट कर गई। उन्होंने कहा कि अब मुझे इसमें नहीं रहना, आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि मीडिया में आ जाता है 1 सेकंड में इशू, जा कहीं पे सकते नहीं, पुलिस की हेल्प इसमें ले नहीं सकते। ठीक है, पुलिस में जाते तो मीडिया में आ जाएगा केस, और पुलिस में जाना चाहते भी नहीं थे बिकॉज वो उस लड़की के अगेंस्ट भी कुछ गलत नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो आफ्टर ऑल ही हैड स्पेंड वेरी गुड टाइम विद हर, बट एक बात और भी है कि वाइफ को भी प्यार करते थे। ही डिडंट वांट टू लीव हिज वाइफ आल्सो, तो हाँ, अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहते। तो ना बीच में एक ऐसे उसमें फंस गए थे कि हाउ कैन आई कम आउट ऑफ इट। तब उनके मैनेजर ने हमें कांटेक्ट किया। ठीक है, उस टाइम पे जब उन्होंने कांटेक्ट किया तो ही टोल्ड अस कि भाई मतलब हमारे से NDAs वगैरह पहले साइन कराए। NDA साइन कराने के बाद वी मेट हिम, और जब हम उनसे मिले तो उन्होंने हमारे को सारी सिचुएशन बताई। तो इसमें हमने एक बड़ा अनकन्वेंशनल मेथड यूज़ किया। अनकन्वेंशनल मेथड क्या था? इंडक्टिंग एन अंडरकवर एजेंट। हमने क्या किया कि हमने एक बॉलीवुड की जो है एक छोटी एक्ट्रेस थी, ओके, ठीक है, उसको हमने हायर किया एज एन अंडरकवर एजेंट, राइट। और वो जो है उसको हमने उस बॉलीवुड की एक्ट्रेस को उसी कॉलोनी में ठहरा दी जिस कॉलोनी में ये रहती थी लेडी। अच्छा। हाँ, उसने धीरे धीरे ये जो एक्ट्रेस थी उसने धीरे धीरे उससे अपनी फ्रेंडशिप डेवलप करनी शुरू करी। फ्रेंडशिप डेवलप करके उसके साथ जिमनेशियम में दोनों सुबह साथ में जाना शुरू कर दिया। दोनों ने बैडमिंटन साथ में खेलना शुरू कर दिया, टेबल टेनिस साथ में खेलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे फ्रेंडशिप और बढ़ी तो उसने अपने क्लब्स में ले जाना शुरू कर दिया। अच्छा। उसने अपने फ्रेंड सर्कल में उसको इंट्रोड्यूस कराया। वो मैंने बताया कि वो लोनर थी। हाँ। उसका ना पीछे का कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो उसको अकेलापन बड़ा फील होता था। लेकिन यहाँ से उसको ना एक सुलास मिलने लगा लाइफ में। जब उसने फ्रेंड सर्कल में इंट्रोड्यूस कराया, सब साथ में पार्टीज़ में जाने लगे, एक मूवीज़ देखने जाने लगे, तो एक ना उसका ध्यान बटना शुरू हो गया। फिर इतने में ही हमने एक मेल मॉडल अंडरकवर एजेंट को इंट्रोड्यूस किया उसकी लाइफ में। ठीक है, एज अ लव। हाँ, एज अ लव नहीं, वो पहले इसी गर्ल ने जो एक्ट्रेस थी इसी ने हमारे मेल मॉडल अंडरकवर एजेंट को इंट्रोड्यूस किया। ही इज़ माई फ्रेंड। वो मेल मॉडल अंडरकवर एजेंट ने धीरे धीरे उससे क्लोज होना शुरू किया। हाँ। उससे बातचीत करनी शुरू करी, उससे फ्रेंडशिप डेवलप करी। ठीक है, अब दोनों ने मिलकर जो है क्योंकि अब उसका ध्यान धीरे धीरे उसकी तरफ उसको वो करना शुरू किया, उसको ड्रॉ करना शुरू किया। और वो भी बड़ा अच्छा एजेंट था, मतलब लाइक वेरी हाइपर, वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी इंटेलिजेंट मॉडल। ठीक है, तो उसने जो है अपनी तरफ उसको ड्रॉ करना शुरू किया। जब उसने अपनी तरफ उसको ड्रॉ करना शुरू किया तो उसका ध्यान और बढ़ना शुरू हुआ। उसका ध्यान इस एक्टर की तरफ से हटना शुरू हुआ थोड़ा सा। जब इन्होंने फिर और घूमना फिरना ये सब करना शुरू किया, अब आगे जाके
क्या हुआ कि जब पूरी तरीके से व्हेन शी बिकेम क्लोज टू देम, तो उसने उनके अंदर कन्फाइड किया एंड शी एडमिटेड कि उसका इस एक्टर या ऐसे रिलेशनशिप है। तो लेकिन इस टाइम तक इन दोनों का इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल उसके ऊपर हो चुका था कि इन्होंने बोला कि वाई डू यू वांट टू गेट इनटू दैट रिलेशनशिप एनी मोर व्हेन यू नो यू डू नॉट हैव एनी फ्यूचर विद हिम, ठीक है, लेट हिम गो एंड एंजॉय हिज ओन लाइफ, वाई डू यू वांट टू गेट इनटू हिज लाइफ। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे करके काउंसल करके उससे उसके सारे पिक्चर्स वीडियोस सब डिलीट करवा दिए। हाँ, उसको दे कुड फाइनली 1.5 साल वो ऑपरेशन चला, वो 1.5 साल में दे कुड फाइनली टेक हर आउट ऑफ हिम completely and thoroughly, और फिर then you know it ended well। तो basically हमने एक unconventional method use किया but it worked very well for us and for our client also। तो undercover agents का जो usage होता है ना वो बड़ा, और undercover agents के मैं आपको इतने सारे किस्से सुना सकता हूँ जहाँ पे हमने लगाए हैं undercover agents, और कितने successful prove हुए undercover agents you can't even imagine। Related to that, ऐसे आजकल corporate affairs are very likely to what we hear nowadays, है ना। मतलब मैंने अपने ही फ्रेंड सर्कल में कुछ लोगों से सुना है कि यार मैं तो नहीं चाहूँगा कि मेरी वाइफ किसी कॉर्पोरेट सर्कल में जॉब करे, क्योंकि कल्चर बहुत बिगड़ गया है। आई वुड वांट या तो वो होम मेकर बने या फिर अपना बिजनेस रन करे या फिर कुछ प्राइवेटली करे। ऑफ कोर्स किसी के एथिक्स हाई होते हैं तो नहीं करता, बट फिर भी देयर इज अ फियर इन सोसाइटी कि यार कॉर्पोरेट का कल्चर बहुत बेकार हो चुका है, सीनियर जूनियर बॉस एम्प्लॉय। कुछ यहाँ भी केसेस आपके पास भी आए हैं? बहुत केसेस आते हैं। 70% केसेस जो होते हैं ना हमारे पास जो आते हैं वो इनसाइड ऑफिस रोमांसेस ही होते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जितने भी केसेस हमारे पास आते हैं 100 केसेस में से 70% केसेस जॉब पे हो रहा है, वो जो है वो इनसाइड ऑफिस रोमांसेस होते हैं जहाँ पे दोनों लोग सेम ऑफिस में काम करते हैं। तो कैसे करवाएं जॉब लोगों से? नहीं, बात ये नहीं है कि जॉब आप कैसे करवाएं, ठीक है, ऐसे बहुत लोग हैं जो कि जिनका कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं उनका अफेयर नहीं होता है। ऑफ कोर्स वो भी है। हाँ, बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि देखो अलायंसेस क्यों जाते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में? अलायंसेस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ से निकल के 10-12 घंटे आप अपने ऑफिस में हो, अपने कलीग्स के साथ काम कर रहे हो। आप अपनी घर पे आप जब जाते हो तो अपना घर का काम करते हो, ठीक है, एंड यू गो टू स्लीप। तो बेसिकली जो आपकी कॉन्शियस लाइफ है जिसमें आप एक्चुअली में जगे हुए हो वो तो अपने ऑफिस में बिता रहे हो, घर पे तो अपनी अनकॉन्शियस लाइफ बिता रहे हो एक तरीके से, ठीक है। तो अब जब जहाँ पर आप जगे हुए हो वहाँ पर अपनी आप अचीवमेंट्स भी शेयर कर रहे हो आपस में, ठीक है, आप अपने जो फेलियर्स हैं उनको भी आपस में शेयर कर रहे हो, आपने इमोशंस को भी शेयर कर रहे हो, अपने दुख भी शेयर कर रहे हो, घर की प्रॉब्लम्स को भी शेयर कर रहे हो अपने कलीग्स के साथ। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार ना लोगों के इमोशनल डिपेंडेंस, ठीक है, अपने ऑपोजिट सेक्स की तरफ ज़्यादा बढ़ जाती है अपने ऑफिस में, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन कॉर्पोरेट अफेयर्स की मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, कॉन्शियसली आप जगे वही हो, सही बात है, ठीक है। तो आपकी डिपेंडेंस बढ़ जाती है, तो जो आपकी डिपेंडेंस ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपके अफेयर्स में डेवलप हो जाते हैं वो, ठीक है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि जस्टिफाइड है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ठीक है, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज व्हाट वी हैव सीन कि इट हैपेंस। रूट कॉज ये है, रूट कॉज ये होता है, राइट। फिर रूट कॉज दूसरे भी होते हैं कि भाई घर में आपको अपने पार्टनर सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपके रोज़ के डेली के झगड़े होते हैं, आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है, बहुत सारे रूट कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है, कि आपकी जो मैरिज थी वो डेड मैरिज है, वो आप उस मैरिज को कभी करना ही नहीं चाहते थे, ठीक है। तो आप बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, बट जो मैंने ऑब्जर्व किया है अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन दैट आई एम इनटू, मैंने तो ये ऑब्जर्व किया कि दीज आर द मोस्ट कॉमन थिंग्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में सब कुछ ठीक होता है फिर भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस ही जाते हैं। आप हर महीने ही मतलब एक कॉर्पोरेट अफेयर तो आएगा ही? एक नहीं आता, हम हर महीने जो है मान के चलो आप 70 से 80 केसेस हर महीने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से करते हैं सिर्फ, ठीक है। तो उसमें 70% आप लगा लो, ठीक है, तो 70 से 80 केसेस का 70% 50 केसेस के आसपास का हो गया। स्टिल सर कोई केस होगा जहाँ इवन यू गॉट क्यूरियस, आपको लगा कि यार ऐसा कैसे हो रहा है? तो एक मतलब ऐसे वैसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। तो अभी एक केस आया था, क्योंकि ये अभी रिसेंट आया था तो मुझे याद है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि हस्बैंड जो था, सॉरी जो हमारा क्लाइंट था, ही वाज मैरिड, ठीक है, एंड ही वाज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद अ फीमेल इन हिज ऑफिस, ठीक है। और जो वो फीमेल थी शी वाज मैरिड टू समवन एल्स। अच्छा, हाँ, ठीक है, दोनों का अफेयर चल रहा था काफ़ी सालों से, एंड देन हर हस्बैंड डिस्कवर्ड कि उन दोनों का अफेयर है, ठीक है। अब वो जो हस्बैंड है वो थोड़े टाइम में जब उसके हस्बैंड को पता चल गया, वाइफ उसके बाद वापस चली गई कि नहीं मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहूँगी, ठीक है। हाँ, अब वो हमारे पास इसलिए आया, वो कहता है कि उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, ठीक है। आप ये पता करके बता दो ब्लैक मैजिक किससे करवा रहा है।
अच्छा, उसने उस हस्बैंड ने अब उस वाइफ पे ब्लैक मैजिक किया ताकि वो मेरे से दूर हो जाए। हाँ, तो उसने बस उस जादूगर पता करना, बस वो ये जादूगर पता कर रहा था कि जादू थोड़े से ये केसेस क्यों आते रहते हैं, बिकॉज ये अलग होते हैं, लीग से हटके अलग होते हैं। ठीक है, नॉर्मली आप दो लोगों का वाइफ्स हमारे पास आ रही हैं कि उनके हस्बैंड का ऑफिस में अफेयर चल रहा है, ठीक है, ये तो बड़ी आम सी बात है फाइंड आउट करना, या हस्बैंड का हमारे पास आना कि उनका वाइफ का ऑफिस में अफेयर चल रहा है, बड़ी आम सी बात है ये। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी अलग थी। तो ऐसे ही हमने एक केस किया था, वो ब्लैकमेलिंग का केस था, उसमें सेम सिचुएशन। ठीक है, उसमें क्या है कि हस्बैंड जो था, जो हमारा क्लाइंट मैरिड था, ही वॉज इन्वॉल्व विद हिज कलीग, ठीक है, वो भी मैरिड थी, दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, दोनों सेम ऑफिस में काम करते थे। अच्छा, ठीक है, दोनों उस कंपनी के डायरेक्टर थे। अब कैबिन में उन दोनों की किसी ने वीडियो बना ली, ठीक है, प्राइवेट मोमेंट्स की, ओके, ठीक है, और उनसे 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। तो वो केस हमने किया था। तो ऐसे केस बहुत सारे आते रहते हैं। तो इसमें आपका रोल क्या था? वो वीडियो डिलीट करवाना या फिर फाइंड आउट करना कौन ब्लैकमेल कर रहा है? अच्छा, हाँ, वो भी छुपे के ही भेजेगा मेल में, जो भी है, करेक्ट। तो फिर हमने वो केस सॉर्ट आउट किया था। बट सर, मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि लेट्स से एक्स्ट्रा मैरिटल, जैसे आपने बोला, बहुत कंसर्निंग सा सीन है, तो कुछ ऐसी गाइड एज अ डिटेक्टिव आप दे सकते हो इंडियन ऑडियंस को कि आपका हस्बैंड ये कर रहा होगा अगर वो चीट कर रहा है, या आपकी वाइफ ऐसा कुछ करती हो? कुछ साइंस होते हैं क्या अगर कोई आपको चीट कर रहा है? ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। ठीक है, ये वाकई में ऑडियंस को हेल्प करेगा। सबसे ज़्यादा जो साइंस ऑफ चीटिंग स्पाउस होते हैं कि आपका स्पाउस आपसे चीट कर रहा है, वो सबसे पहले तो अपने फ़ोन के लिए बड़ा प्रोटेक्टिव हो जाता है। ठीक है, अपने मोबाइल फ़ोन में पासवर्ड लॉक्स लगा के रखेगा, बाथरूम भी जाएगा तो अपने साथ फ़ोन लेके जाएगा। ठीक है, हाँ, और आपके जो फ़ोन को आप किसी को टच नहीं करने देगा, फ़ोन को हर टाइम कहीं पे दूर भी बैठा तो उसका ध्यान फ़ोन की तरफ ही रहेगा अपने। ठीक है, उसको जो है आपको जो है एक्सप्लेनेशंस नहीं देगा कि वो कहाँ पे जा रहा है, ऑफिस से लेट क्यों हो रहा है, किस लेट हो रहा है। ऑफिस कार का जो ऑडोमीटर है, ऑफिस अगर 10 किलोमीटर है, दिखाई देगा कार 50 किलोमीटर चली है उसकी। ठीक है, उससे क्रेडिट कार्ड के बिल्स एनहांस हो जाएंगे। वो जो है अपना अपकीप, अपने आप पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देगा। ध्यान देना कैसे शुरू कर देगा कि वो जिम्नेशियम्स में ज़्यादा आना शुरू कर देगा। ठीक है, वो अपने अच्छे कपड़े खरीदना ज़्यादा शुरू कर देगा, अच्छे शूज़ ज़्यादा अच्छे खरीदने शुरू कर देगा, अपनी अपकीप का बड़ा ज़्यादा ध्यान रखेगा। ये भी साइन है कि लाइफस्टाइल अचानक कैसे बदल रहा है भाई तेरा। देखो, जो चीज़ एबनॉर्मल है दैट इज सस्पिशियस, करेक्ट, राइट। घर में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, आपके साथ प्रेजेंट होके भी आपका प्रेजेंट नहीं होगा, मेंटली कहीं और होगा। ठीक है, सो आपको लगेगा कि यू आर लिविंग विद अ डेड बॉडी, क्योंकि माइंड तो कहीं और है, उसका फिजिकल बॉडी यहाँ पर है। हाँ। घर में उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, बात बात पे झगड़े करने शुरू कर देगा घर पे। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से या तो आपके साथ बहुत अच्छा हो जाएगा या बहुत खराब हो जाएगा। अच्छा इसलिए है कि उसको गिल्ट है अंदर, तो आपको ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा। कोई ओवर रोमांटिक हो रहा है, वो भी रेड साइन है। हाँ, वो भी रेड साइन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे जो इफेक्ट होती है वो होती है आपकी सेक्सुअल इंटीमेसी। ठीक है, आपकी सेक्सुअल इंटीमेसी सबसे पहले अपने पार्टनर के साथ कम हो जाती है जैसे ही आपका अफेयर किसी और के साथ होता है। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो ये सारे साइंस है जिससे कि आप आदमी जो है ना आसानी से जज कर सकता है कि वेदर देयर पार्टनर इज इनटू समथिंग रॉन्ग और नॉट। दोनों केस में सिम्टम्स दोनों के केस में सेम ही रहेंगे। करेक्ट। ये गलत धारणा है लोगों में क्या कि हम लोगों की प्राइवेसी को ब्रीच करते हैं। ठीक है, या फिर करते हैं सर डिटेक्टिव तो। हाँ, देखो, अब है ना ये धारणा, अब इसके बारे में क्लैरिफाई करता हूँ। ठीक है, और लोग ये भी सोचते हैं कि पता नहीं ये लीगल जॉब भी करते हैं नहीं करते हैं, वेदर इट इज लीगल और नॉट। शेडी लगता है, राइट। तो मैं दोनों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले लीगैलिटी के बारे में। ठीक है, एज फार एज डिटेक्टिव बिजनेस इज कंसर्न्ड, ठीक है, इट इज़ 100% लीगल इन इंडिया, राइट। सो जैसे कि मैंने बताया कि वी आर रजिस्टर्ड विद ROC। हमें मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली ये मेंशन्ड है कि हम क्या क्या एक्टिविटीज़ अंडरटेक कर सकते हैं बीइंग अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर विच इज़ पास्ड बाय ROC, राइट। अब अगर आप उसमें लिखोगे कि भाई हम किसी का चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे या करेंगे, तो पास थोड़ी कर देगी ROC, राइट। ऑब्वियसली व्हेन यू आर राइटिंग डाउन कि हम ये एक्टिविटीज़ अंडरटेक कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन मैट्रिमोनियल एडजुडिकेशन के केसेस में हम इन्वेस्टिगेट अंडरटेक कर सकते हैं, प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कॉर्पोरेट एस्पायरेशन केसेस को हैंडल करते हैं, इन्वेस्टिगेशन को हैंडल कर सकते हैं, किसी की एक्टिविटीज़ को एट पब्लिक प्लेस वॉच कर सकते हैं। ठीक है, लीगली हम किसी की वॉइस रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं, एंड इफ इट इज़ पास्ड बाय ROC, ठीक है, तो ऑब्वियसली दैट मीन्स दे आर गिविंग यू अ सिग्निफिकेंस ऑफ दैट, दे आर गिविंग अ रिकग्निशन एंड अथॉरिटी टू दैट। सेकेंडली, ठीक है, हम लोग जो हैं वी आर रजिस्टर्ड विद MSME अंडर द हेडिंग ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। ठीक है, जिसमें कि गवर्नमेंट ने क्लियरली डिफाइन किया हुआ है प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज क्या होती हैं। अच्छा। उनकी डेफिनेशन है। सिमिलरली वी आर वन ऑफ द हैवीएस्ट GST पेयर्स इन द कंट्री। तो GST और अंडर द हेडिंग ऑफ
प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अगेन, हमारा HSN कोड गवर्नमेंट ने अलग से बना रखा है 998521, राइट। सो आप जब आपको गवर्नमेंट इतनी रिकग्निशन दे रही है, दैट मीन्स यू आर लीगल, ठीक है। लेकिन आपको लीगल या इलीगल बनाती क्या चीज़ है? क्या वो होती है 3 चीज़ें। एक कि आपका पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, जो क्लाइंट आपके पास आ रहा है वो क्या लीगल पर्पस से आ रहा है, इलीगल पर्पस से आ रहा है। इलीगल पर्पस के एग्जांपल बताइए। जैसे इलीगल पर्पस कि भाई मुझे इसको रास्ते में किडनैप करना, आप इसकी एक्टिविटीज़ वॉच करके बता दो कि ये दिन भर में कहाँ जाता है, ठीक है। मुझे इसको रास्ते में गोली मारनी है, आप दिन भर एक्टिविटीज़ वॉच करके बता दो क्या करता है ये, ठीक है। मुझे इसको ब्लैकमेल करना है, मुझे इसकी फोटोज बना के दे दो। अच्छा, ये भी आता है? इलीगल पर्पस हो गया, आता नहीं है कि इसकी कुछ न्यूड्स निकलवा के दे दो मुझे, इलीगल पर्पस, इलीगल में। हाँ हाँ, ठीक है। मैं बताऊँ एग्जाम्पल्स है, आप इसे एंटरटेन नहीं करोगे, हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। अब अगर लीगल पर्पस अगर लीगल है कि भाई मेरा वाइफ के साथ अपनी डिस्प्यूट चल रहा है, मुझे कोर्ट में एविडेंस प्रोड्यूस करना है, ठीक है, कि भाई मेरी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, दिस इज लीगल पर्पस, ठीक है। मेरी वाइफ वर्किंग है कहीं पे, लेकिन प्रूव ये कर रही है कोर्ट ऑफ लॉ में दैट शी इज नॉट वर्किंग एनीवेयर, ठीक है। तो आप मुझे ये बता दो वर्क कहाँ पे कर रही है, क्योंकि उसने मेंटेनेंस, मुझे फॉल्स मेंटेनेंस क्लेम कर रही है, एलिमनी मांग रही है, तो दैट पर्पस इज लीगल, ठीक है। अब बच्चे की कस्टडी का मामला है, उसमें मेरी जो वाइफ है वो किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है, किटी पार्टीज़ में जाती है, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देती है, बच्चे को इल ट्रीट करती है घर में, ठीक है। मुझे उसका एविडेंस ला दो, मुझे कोर्ट में प्रोड्यूस करना है बच्चे की कस्टडी गेन करने के लिए, पर्पस लीगल है। वो कहता है जी मेरे हस्बैंड ने कोई दूसरी शादी कर ली है, ठीक है, और बिना मुझसे डिवोर्स लिए, ठीक है, तो और मुझे बता दो जी उसकी शादी कहाँ हुई है, उसका एविडेंस ला दो बायगैमी का, बिकॉज सेकंड मैरिज लीगल है, करेक्ट। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन लीगल है बिकॉज उसका पर्पस लीगल है, ठीक है। प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन है कि भाई शादी से पहले हमें शादी के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, ठीक है, कि भाई मैं शादी करूँ या नहीं करूँ, तो लीगल पर्पस है क्योंकि उसको एक लॉजिकल डिसीजन लेना है, राइट। सो इसी पे डीप डाइव करें थोड़ा सा, आपने 3-4 बार बोला क्या है प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन, शादी से पहले की इन्वेस्टिगेशन जो अच्छा कि मैं करवा पाऊँ अपनी पार्टनर के लिए कि यार क्या लड़की मेरे सही है, आप बता दो। सेम लड़की करा सकती है कि लड़का क्या क्या करता है आप बता दो। हाँ, इसमें क्या क्या आप पता करते हैं? इसमें प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशंस में ना सारी चीज़ें हम लोग पता करते हैं, जैसे कि जो लड़का या लड़की है उसका कैरेक्टर कैसा है, कहीं उसका किसी और लड़की या लड़की का रिलेशनशिप तो नहीं है, आपको डिसीट करके आपसे शादी कर रहा हो, आप ट्रैक करोगे मुझे? हाँ, मैं अभी उसके बारे में बताता हूँ, पहले मैं पैरामीटर्स बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ हम क्या क्या करते हैं, ठीक है। वरना क्या होगा कि एक क्वेश्चन बीच में रह जाएगा। हाँ, फिर हम ये चेक करते हैं कि जो पर्सन है उसकी पास्ट में कोई शादी हो के एंगेजमेंट हो के टूटी तो नहीं है, बहुत लोग इस पर भी लाई करते हैं। फिर हम ये चेक करते हैं पर्सन जो है एक्सेसिवली ड्रिंकिंग में, स्मोकिंग में, ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है उसका। फिर हम ये चेक करते हैं उसकी मेडिकल हिस्ट्री कैसी है, किसी डी से सफ़र तो नहीं कर रहा है, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी तो नहीं है उसके अगेंस्ट, या उसकी फैमिली में किसी अगेंस्ट क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, कोई किसी तरह का लिटिगेशन तो नहीं चल रहा है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, उसकी इनकम कितनी है, उसका कंडक्ट, उसका बिहेवियर, उसका नेचर कैसा है, उसकी सोशल रेपुटेशन कैसी है, और जहाँ तक उसकी फैमिली का सवाल है उसमें उसके फादर, मदर, ब्रदर्स और सिस्टर जो हैं उनका नेचर, उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी सोशल रेपुटेशन कैसी है, उनका नेचर भी प्लेसमेंट कैसी है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, और उनकी फाइनेंशियल प्लेसमेंट कैसी है, क्या बहुत ज़्यादा इंटरफियरिंग तो नहीं है बॉय की और गर्ल की लाइफ में, कि कल को उनकी मैट्रिमोनियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आए उनकी वजह से, घर में हारमोनियस कल्चर फ्लो करता है नहीं करता है, ऑर्थोडॉक्स हैं या मॉडर्न लुकिंग फैमिली है, ठीक है। सारी चीज़ें डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करी जाती हैं प्री मैट्रिमोनियल केस में, राइट। और उसके बेस पर डिसीजन लिया था। आप करते कैसे हैं, आपने पूछा था कि आप कैसे करोगे, आप मुझे ट्रैक करोगे। हाँ, ट्रैक कैसे करोगे? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। आपके बारे में अगर सपोज में जानना है, ठीक है, तो आपके बारे में जानने के लिए सबसे अच्छे सोर्सेज कौन है? सबसे अच्छे सोर्सेज हैं आपके फ्रेंड्स, ओके, ठीक है, आपके घर के सर्वेंट्स, आपके कॉलोनी के गार्ड्स, आपके ऑफिस से कलीग्स, ठीक है, आपके जो रिश्तेदार हैं वो, ठीक है। अब हमारे को अगर आपके घर के सर्वेंट्स को सपोज करो, आपके यहाँ जो मेड सर्वेंट आती है, हम उसको कल्टीवेट कर लें, आपके घर के बारे में सब कुछ जानती है वो, ठीक है, क्योंकि रोज़ आती है, रोज़ सारी बातें आप उसके सामने करते हो, आपके ड्राइवर है घर के, हम ड्राइवर को कल्टीवेट कर लें, क्योंकि आप गाड़ी में बैठ के सारी बातें ड्राइवर के सामने करते हो। बट मेरी मेड, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव क्यों बताएंगे मेरी बुराई आपको? आपकी बुराई देखो क्या होता है कि कभी भी ना डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं करी जाती। अच्छा, ठीक है, कोई जाके ये नहीं बोलता कि हम प्री मैट्रिमोनियल की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सारी इन्वेस्टिगेशन डिस्क्रीट और कॉन्फिडेंशियल होती हैं। पहले उनसे दोस्ती डेवलप करी जाती है, उनका कॉन्फिडेंस जीता जाता है। ठीक है, सपोज करो कि आपकी मेड सर्वेंट है, आपकी मेड सर्वेंट के पास में जाके बोलूँ जी हमारे को भी एक सर्वेंट की ज़रूरत है और हम जो है आपको इतनी डबल सैलरी देंगे, ठीक है,
तो क्या करेगी वो करेगी कि हाँ जी मैं कर लूँगी आप यहाँ काम, और फिर आप पूछोगे कि आप अभी किसके यहाँ काम कर रहे हो, जिसके यहाँ काम कर रहे हो, वहाँ पे कैसा माहौल है, ठीक है, धीरे धीरे करके वो सब कुछ आपको बताना शुरू कर देगी। अच्छा। ठीक है, और सिमिलरली आप उसे कोई आपके इन्वेस्टिगेटर है लो प्रोफाइल, वो उससे आगे उसकी फ्रेंडशिप भी डेवलप कर लेगा, ठीक है, उससे बात करना शुरू कर देगा। तो स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करने के लिए बहुत सारी होती हैं, किस तरीके से उसकी इन्फॉर्मेशन को निकाला जाता है, राइट। फिर फिजिकल ट्रैकिंग होती है कि आप भाई फिजिकली आदमी को पब्लिक प्लेस पे फॉलो करके उसकी एक्टिविटीज़ को वॉच कर रहे हो कि वो एक्सेसिव अल्कोहलिज्म में, एक्सेसिव ड्रिंकिंग में या फिर स्मोकिंग में इन्वॉल्व तो नहीं है। इसके लिए आप मेरी गाड़ी देख लोगे एक बार और आप फॉलो कर लोगे। या वी आर गोइंग टू फॉलो एट पब्लिक प्लेसेस। तो इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करी जाती है। फिर एक बैक ऑफिस ऑपरेशंस टीम होती है जो आपकी ऑनलाइन रिसर्चेस करती है आपके बारे में, जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, डार्क वेब रिसर्चेस आपके बारे में करती है, पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। फिर हमारे पास कुछ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के टूल्स होते हैं विच आर नॉट अवेलेबल टू जनरल पब्लिक। उसके थ्रू हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके थ्रू गेन कर पाते हैं। ठीक है, सो ये क्या होते हैं डार्क वाले? डार्क वेब रिसर्चेस होती हैं कि डार्क वेब पे आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। अच्छा, वहाँ भी लोग अक्सर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ना बहुत सारी टूल्स और मेथड्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन को निकाला जाता है, राइट। सो ये हो गई प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन के बारे में। लेकिन हमारा टॉपिक वहाँ से डाइग्रेस हो गया था जहाँ पे मैं प्रिवेसी के बारे में और लीगल उसके बारे में बता रहा था आपको। तो पर्पस मैं आपको बता, पर्पस जो होता है वो लीगल या इलीगल बनाता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन को। सेकंड चीज़ होती है रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आप जो चीज़ हमसे मांग रहे हो वो लीगल है या नहीं। ठीक है, पर्पस आपका लीगल हो सकता है बट रिक्वायरमेंट इलीगल हो सकती है। जैसे मेरी वाइफ से मेरा डिस्प्यूट चल रहा है, पर्पस तो लीगल है, लेकिन आप मुझे उसकी ईमेल आईडी हैक करके दे दो। अच्छा। ठीक है, उसकी इंस्टाग्राम के चैट्स निकाल के दे दो। हाँ। ठीक है, उसके मोबाइल की CDR निकाल के दे दो, तो आपकी रिक्वायरमेंट इलीगल हो गई। अच्छा। ठीक है, तो पर्पस कैन बी लीगल, रिक्वायरमेंट कैन बी इलीगल। थर्ड होती है मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी क्या होती है कि जो हम मेथड अडॉप्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए, आप कैसे वर्क वो लीगल है या नहीं है। ठीक है, तो उस डिटेक्टिव एजेंसीज लीगल नहीं है, ये तीन चीज़ें लीगल होनी चाहिए तो सब कुछ लीगल है। अच्छा, जैसे आप किसी के घर पे ब्रीच नहीं करोगे, हम किसी के प्राइवेट प्लेस में, अब हम आते हैं प्रिवेसी पे। ठीक है, प्रिवेसी क्या होती है? प्रिवेसी इज ऑफ टू काइंड्स, प्रिवेसी एट अ प्राइवेट प्लेस एंड प्रिवेसी एट अ पब्लिक प्लेस। प्रिवेसी एट अ पब्लिक प्लेस होती है कि अगर आप कुछ भी सड़क पे चलते हुए कर रहे हो या किसी पब्लिक प्लेस पे कुछ भी कर रहे हो तो इट्स अ पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वहाँ पे सारे में CCTV कैमरास लगे हुए हैं। यू कैन नॉट क्लोज ऑल द CCTV कैमरास जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग क्लोज टू योर गर्लफ्रेंड एट अ पब्लिक प्लेस। अच्छा, पब्लिक प्लेस में आप कुछ भी ट्रैक करो, पब्लिक मेरी प्लेस पे हम फोटोज ट्रैक लो, करेंगे तो इट्स अ पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। वहाँ पे आप मेरी फोटो लो, मेरे को ट्रैक करो, पीछे रहो, आगे रहो, मैं ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। आप कुछ नहीं, आप ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम आपके घर में घुस के कोई बग लगा रहे हैं, मेरे बेडरूम में कुछ लगा रहे हो, आपके बेडरूम में कुछ लगा रहे हैं, दैट इज इलीगल। ठीक है, वो प्रिवेसी ब्रीच है। तो प्रिवेसी एट अ प्राइवेट प्लेस हम ब्रीच नहीं कर सकते। अच्छा, बीइंग अ डिटेक्टिव, राइट। तो प्रिवेसी और लीगैलिटी, इन दो क्वेश्चंस के मैंने आपको इस आंसर किए। एक मेरा शायद थॉट है, ये सबका ही होगा कि मोस्टली चीटिंग हस्बैंड ही करते होंगे, राइट? नहीं, इक्वल है, वाइफ भी इक्वली कल्प्रिट आप है। मुझे एक बात बताओ कि जहाँ पर एक आदमी इन्वॉल्व है, वहाँ पे एक फीमेल भी तो इन्वॉल्व है ना, तभी तो चीटिंग हो रही है। ट्रू। हाँ, ठीक है ना। तो फिर कैसे एक सेक्स ज़्यादा कर सकता है और एक सेक्स कम कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं है कि औरतें सारी धुली हुई हैं, हमारी ही गलतियां हैं, नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों साइड से इक्वल नंबर ऑफ केसेस आते हैं मेरे पास। जितने हस्बैंड्स आते हैं मेरे पास अपनी वाइफ्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन कराने, उतनी ही वाइफ्स आती हैं अपने हस्बैंड्स की तरफ इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। मुझे नहीं पता कि ये जो सर्वेज आते हैं अलग अलग जगहों पे, इनका सैंपल का साइज़ कितना बड़ा होता है, कहाँ से ये सर्वे शो करते हैं, कौन के सामने आके एडमिट करता है कि हमारा एक्सट्रामैरिटल अफेयर है या नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो सर्वेस को मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या देखा है, मैं उसके हिसाब से बताता हूँ। एंड आप खुला कह रहे हैं कि वाइफ भी उतनी चीट करती हैं? हाँ, इक्वल नंबर, इक्वल रेशियो है दोनों का। एंड इज इट कि अर्बन सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में ही ज़्यादा चीटिंग होती है, गाँव में सब बहुत अच्छा है? मैं ये नहीं बोलूँगा गांव में सब अच्छा है, लेकिन हमारे पास जो हमारी क्लाइंटेल है वो अर्बन सिटीज़ की ज़्यादा है। ठीक है, बिकॉज दे कैन अफोर्ड यू। हाँ, और जहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन कल्चर ज़्यादा है, जैसे दिल्ली, बॉम्बे और बैंगलोर, ये तीन सिटीज़ तो ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा, और हैदराबाद और पुणे भी हैं अपकमिंग सिटीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन कल्चर बहुत ज़्यादा है, यहाँ से एक्सट्रामैरिटल अफेयर केसेस बड़े सारे आते हैं हमारे पास इन सिटीज़ से। हाँ, ओके, तो ये दिल्ली भी, हाँ, दिल्ली तो कैपिटल ऑफ द कंट्री है, कैपिटल इस चीज़ में भी है वो। फिर भी सर अगर कुछ ऐसा रैंक वैंक करेंगे आप कि हाँ सबसे बिगड़ी कहना गलत बात, गलत कह ही लेते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ से आते हैं?
देखो सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं बैंगलोर से। क्या रीज़न होगा? बैंगलोर में क्या है कि माइग्रेटेड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बच्चे अनसुपरवाइज्ड हैं, बच्चे मत नहीं बोलूँगा, एडल्ट्स भी अनसुपरवाइज्ड हैं, उनके फैमिली में कोई और नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जाके पूरे हिंदुस्तान से माइग्रेट करके बैंगलोर में पॉपुलेशन जाके सेटल हुई है। फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ डूइंग थिंग्स, मल्टीनेशनल कल्चर है, कॉर्पोरेट कल्चर है, पूरे पूरे दिन आपको ऑफिस में जैसे मिलता है आपको बिताना पड़ता है, ठीक है। फैमिली का ना बड़ा अफेक्ट होता है जब आप एक फैमिली में रहते हो, आपके पेरेंट्स आपके साथ में रहते हैं, आप ब्रदर्स आपके साथ में रहते हैं, तो ये नहीं है कि सिर्फ जो ना आप, अच्छा क्या होता है कि लोनलीनेस ज़्यादा होती है आपकी ज़िंदगी में क्योंकि फैमिली आपके साथ नहीं होती, ठीक है। जब आपकी फैमिली साथ में, आपकी लोनलीनेस डिवाइड हो जाती है घर पे आके, फिर आप गलत स्टेप, और फिर आपको लगता है कोई ना कोई दूसरे लोग भी तो वॉच कर रहे हैं घर के अंदर, सिर्फ मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड ही थोड़ी वॉच कर रहा है, हाँ, ठीक है। उसे डर का हो, फैमिली की रिस्पेक्ट का हो, कुछ आप फिर नहीं लेते गलत स्टेप। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि आप इतने रेस्ट्रिक्टेड होते हो इतनी बड़ी फैमिली में कि आपको गलत स्टेप लेने का टाइम ही नहीं मिलता। ट्रू, आपका भतीजा है, भैया भाभी, ये वो, कोई ना कोई आपके ऊपर घर में है, कोई आपके रूम में ही बैठा हुआ है, आपको टाइम ही नहीं है कि बात कर सको, इन्विजिलेट कर रहे हैं। हाँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। सर ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल हम समझ गए और ये भी समझ गए कि ठीक है कि क्या क्या गाइडेंस एक पार्टनर को चीट करते हुए देखने से पहले क्या क्या देखना चाहिए। बट आप अगेन जैसे आपने बोला रेड साइंस हैं कि आपका पार्टनर ये कर रहा है तो चीट कर रहा है, ऐसी शादी से पहले कुछ बेसिक फिल्टर होते हैं। जैसे आपने बोला कि अगर वो फैमिली के साथ है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अच्छा नेचर होगा या अच्छे से कुछ बाउंड्रीज में होगा। ऐसी कुछ और चीज़ें हैं, कुछ पॉजिटिव साइंस हैं जो शादी से पहले हम किसी पार्टनर में देख सकते हैं? देखो सबसे पहले शादी से पहले इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है देखनी, सबसे पहले तो दो चीज़ें हैं। एक कि पर्सन जो है आपके लिए अगर बिल्कुल ही स्ट्रेंजर है, जैसे कि आप उसके डेटिंग साइट्स के थ्रू मिल रहे हो या मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिल रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आप उस पर्सन की प्रोफाइल को जानते ही नहीं हो, ठीक है, तो सबसे पहले उसको जानने के लिए डोंट फॉल इनटू एन इमोशनल ट्रैप टिल द टाइम यू हैव वेरीफाइड द पर्सन थॉरली, ठीक है। अब थॉरो वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वो डिटेक्टिव एजेंसी को हायर करना है, आप सिंपल चेक्स खुद कर लो। आप ये चेक कर लो कि भाई जिस पर्सन में ऑफिस में वो आदमी बता रहा है उसमें काम करता है नहीं करता है। एक ऑफिस में सिंगल फ़ोन कॉल, अनोनिमस फ़ोन कॉल दे के देख लो कि भाई आदमी यहाँ पे काम करता है नहीं, जिस जगह पे वो कहता है वो रहता है, ठीक है, उसका एड्रेस लो, ये वेरीफाई कर लो उसमें पे रहता भी है नहीं, कि ऑलरेडी मैरिड तो नहीं है वहाँ पे, उनकी वहाँ पे रेपुटेशन कैसी है। इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, आप जाके 2-4 लोगों से यहाँ पे आसपास में बात कर लो, ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि भाई आदमी का वहाँ पे कंडक्ट बिहेवियर वगैरह कैसा है। तो एटलीस्ट आपको ये तो पता रहेगा कि यू आर गेटिंग इनटू अ राइट रिलेशनशिप थ्रू दीज डेटिंग साइट्स एंड थ्रू मैट्रिमोनियल साइट्स, करेक्ट, ठीक है। आप ये चेक कर लो कि ये जो पर्सन है, ठीक है, बातों में आप आस्क क्वेश्चंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी से कुछ भी चीज़ निकलवाने के लिए ना, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप घुमा फिरा के पूछ सकते हो, जैसे आप पॉडकास्टर्स हो, आप घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हो ना, ठीक है, ऐसे हर किसी को पॉडकास्टर होना चाहिए उसमें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछने चाहिए। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो आपको राइट आंसर्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, और जो क्वेश्चंस आपने आज पूछे उन्हीं क्वेश्चंस को डिफरेंट वे में 1 हफ्ते बाद दोबारा, 10 दिन बाद दोबारा पूछो। अगर आदमी झूठ बोल रहा होगा तो फंबल कर जाएगा, भूल जाएगा कि मैंने पहले क्या बोला था, हाँ, फ्लो बिगड़ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है कि आप किसी को भी इस बात से जज कर सकते हो कि वेदर ही इज राइट और रॉन्ग। आप रिवर्स क्वेश्चंस पूछ सकते हो, रिवर्स क्वेश्चनिंग मतलब कि आदमी आपसे फेक ना रहे, कि आप उससे पूछो कि भाई सपोज आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए टी टोटलर हो, ड्रिंक ना करता हो, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछो कि यार मुझे तो ड्रिंक करना बड़ा पसंद है, ठीक है, तो मैं तो पार्टीज में बहुत ज़्यादा जाती हूँ, और क्या तुम्हें भी ड्रिंक करना पसंद है, ठीक है, तो आप वो कहेगा कि हाँ मुझे पसंद है, तो यू गेट योर आंसर कि दैट ही इज़ नॉट टी टोटलर, और ठीक है, तो उसकी कंफर्ट में आ जाओ कि मैं भी करती हूँ, तू बता। हाँ, ठीक है, तो मुझे तो नॉन वेजिटेरियन फूड बड़ा पसंद है, ठीक है, तुम्हें भी पसंद है, ठीक है, तो वो कह देगा कि हाँ मुझे ही पसंद है, स्मार्ट, ठीक है। तो बेसिकली रिवर्स क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप, ठीक है, तो उससे आपको राइट आंसर्स मिल सकते हैं। आपको जो ना आदमी अगर फेक कर रहा होगा तो आपको गलत आंसर भी दे सकता है अगर आप उससे स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछते हो तो, ठीक है। सो आपको ना स्ट्रैटेजीज अपने दिमाग में ना डिज़ाइन करनी होती है कि मैं इससे किस तरीके से जो है ना सच पूछ सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहता कि लोगों पे ट्रस्ट मत करो, बट मैं कहता हूँ वेरीफाई करने के बाद ही ट्रस्ट करो। करेक्ट, और ट्रस्ट कर रहे हो तो फिर करो ट्रस्ट, फिर पूरा करो, ठीक है। वंस यू आर थॉरो विद ऑल द आंसर्स, जब आपको पता है कि आपने उसको टेस्ट कर लिया, अब टेस्टिंग के बाद ही हैज कम आउट क्लीन, देन ट्रस्ट हिम फुल्ली। सॉरी हम थोड़ा स्कोप ऑफ उससे बाहर जा रहे हैं, पर क्योंकि आपने अब इतनी दुनिया देख ली है सर, 28 साल आप इन केसेस में रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमें कुछ वहाँ से भी
मिल रहा है तो व्हाई नॉट। श्योर व्हाई नॉट, यू आस्क मी क्वेश्चंस जी, ठीक है, मतलब जो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछोगे हो सकता है उसकी कल को किसी की हेल्प हो जाए उन क्वेश्चंस की वजह से, लोगों को राइट पाथ मिल जाए ज़िंदगी में, और लोगों को एक जरिया मिल जाए जानने का कि लोग सही हैं या गलत हैं, कहीं उनके साथ चीटिंग तो नहीं हो रही है, क्या पता मैं कुछ लोगों को बचा पाऊँ जी ये इन्फॉर्मेशन दे के। सर, हम आपको प्राइवेट डिटेक्टिव कह रहे हैं, कुछ लोग शायद देसी शेरलॉक होम्स भी कहते हैं, मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था आपके बारे में कुछ लोग स्पाई वाई, चलो ये तो सर आपकी वो बातें हैं, बट इन्वेस्टिगेशन, स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब हम बात कर रहे हैं तो मोस्टली बातें रिलेशनशिप की ही आ रही हैं, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल है या प्री मैट्रिमोनियल है, तो इतना ही है क्या स्कोप आपका, या आप कुछ, ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ एक्सट्रीमिस्ट बताइए। कुछ बहुत सारे तरीके केसेस आते हैं, ब्लैकमेलिंग के केसेस आते हैं, लड़के लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, तो सभी जानते थे ऐसे केसेस बहुत सारे जहाँ पे लड़के लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसे भी केस आने लगे हैं जहाँ पे लड़कियां लड़कों को ब्लैकमेल कर रही है, फॉल्स रेप केसेस को में फंसाने के चक्कर में, या उनकी वीडियोज या फोटोज निकाल के, अब ऐसे रिवर्स केसेस आने शुरू हो गए हैं बहुत ज़्यादा, लड़कियां कर रही हैं और ये ज़्यादा आने लगे हैं अब, ठीक है। अब हमारे पास हाँ अब ऐसे केस बड़े सारे आते हैं जिसमें कि बच्चे अपने पेरेंट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो क्यों? बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। पेरेंट्स को क्यों कराना है बच्चे पे? पेरेंट क्यों नहीं करा सकते? देखो आपके अगर बच्चे कभी गलत कंपनी में फंस जाएं, ड्रग्स में फंस जाएं, ठीक है, या किसी आपको पता है कि घर से पैसे चोरी हो रहे हैं, सामान चोरी हो रहा है, तो बच्चे पे डाउट आ रहा है, बच्चे के ऊपर डाउट आ रहा है, कोई है ही नहीं, और आपको लगता है कि बच्चे का बिहेवियर एब्जर्व होता जा रहा है दिन भर में, ठीक है, सो बच्चे बाहर जाके कर क्या रहे हैं? वेट, ये तब भी एक्सप्लेनेबल था, बट बच्चे पेरेंट्स पे क्यों करा रहे हैं? बहुत सारे, देखो एक बात मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात है, पेरेंट्स भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम लोग पेरेंट्स को ना ये सोच के चलते हैं कि वो कभी कोई गलती कमिट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे आदर्शवादी हैं, वो हमारे पेरेंट्स हैं, बट वो भी तो ह्यूमन बींग्स ही हैं, ठीक है, गलतियाँ तो बड़ों से भी हो सकती है ना, तो अगर कोई बड़ा गलती कर रहा है तो क्या बच्चे इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएंगे उसकी? अब देखो मैंने अब एक केस किया रिसेंटली, बिल्कुल रिसेंट केस है, और आपके फरीदाबाद का ही केस है, अच्छा ठीक है, ओके, हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास एक ऑस्ट्रेलिया से क्लाइंट आया, ठीक है, वो कहते हैं जी मेरे जो ही इज़ मैरिड इन ऑस्ट्रेलिया, इज डूइंग वेरी वेल फॉर हिमसेल्फ, ओके, कहते हैं मेरे जो फादर हैं और जो मेरी मदर है मेरे से हर बार पैसे मांगते रहते हैं, पिछले मैं उनको जो है जब से मैं यहाँ पे सेटल हुआ हूँ, पिछले 7-8 सालों में ही जो है मैं उनको कम से कम 2-3 करोड़ रुपए दे चुका हूँ, ठीक है, और मुझे पता नहीं वो क्या करते हैं, मेरे से जो है प्रॉपर्टीज़ मेरी 2 थी इंडिया में, उसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करा ली मेरे से, पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे उन्होंने प्रॉपर्टीज ही बेच दी, तो अब जो है, और जब भी मैं और पैसे मांगने तो इमोशनल हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं मेरे सामने, देने पड़ते हैं, हाँ, कि भाई तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? कहते हैं मेरे पेरेंट्स मेरा पैसा खर्च कहाँ कर रहे हैं? अपने खुद के पेरेंट्स, बच्चे को डाउट हो गया, बच्चे को डाउट है, ठीक है, अच्छा अभी हम वो केस कर ही रहे थे इन्वेस्टिगेट, इतने में जो है एक जेंटलमैन का फ़ोन आया फरीदाबाद से, वो कहते हैं जी मैं जो है ना एक ऑनलाइन रैकेट में फंस गया हूँ, ठीक है, वो जो है रैकेट इक्विटी मार्केट्स में, शेयर मार्केट में नकली ऐप के थ्रू उसने मेरी बड़ी सारी इन्वेस्टमेंट करा दी, मेरा जो है 1.5 करोड़ रुपए उसमें चला गया इक्विटी की ऐप्स में, और रो रहे हैं, बड़ी तेज रो रहे हैं फ़ोन पे, ठीक है, कहते हैं मुझे प्लीज़ उससे बचा लो, मेरा पैसा वापस दिलवा दो, मेरे बेटे का पैसा है, ठीक है, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, और क्लाइंट फरीदाबाद के थे, तो मैंने कहा कि ये तो मुझे लग रहा है कि उन्हीं का केस है, ये तो वही है, ठीक है, तो मैंने कहा कि आपका बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, कहते हैं कि हाँ, तो फिर मैंने जो है ना मैंने उनका नाम वेरीफाई किया, उसके वो मेरे को ऑलरेडी केस दे चुके हैं, कोइंसिडेंस, हाइट ऑफ कोइंसिडेंस, करेक्ट, ठीक है, तो जब उन्होंने अपना नाम बताया, ठीक है, तो मैं समझ गया ये तो उसी के फादर है, ठीक है, अब ये अपने आप ही, ये तो चलो खैर एक ऐसी कोइंसिडेंस वाली डिस्कवरी हो गई, ठीक है, कि कैसे हमारे को पता चल गया उनके बारे में, ठीक है, तो बिल्कुल ही कोइंसिडेंस था ये तो, लेकिन पैसा उन्होंने इक्विटी मार्केट्स में सारा बर्बाद कर दिया, इक्विटी मार्केट्स में बर्बाद भी नहीं किया, फ्रॉड में बर्बाद कर दिया, जो इक्विटी मार्केट से आजकल चल रहा है, ठीक है, तो आपको ना आपके पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं, कितने केस हमारे पास आते हैं, मेरे फादर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, मेरी मदर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, आप उसका बच्चा ही कंप्लेन, हाँ बिल्कुल, बहुत सारे आते हैं, ठीक है, और हमारे जो पेरेंट्स हैं, और ऐसे केस बड़े सारे आते हैं कि हमारे पेरेंट्स पता नहीं पैसा कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, ठीक है, अभी हमने एक केस किया था पूना में, ओके, सेम केस था वो भी, उसमें वो आए, क्या नाम है, ब्रदर और सिस्टर हमारे पास आए, ब्रदर और सिस्टर आके हमारे पास कहते हैं कि जी मेरे फादर जो हैं उनको भी हार्ट अटैक हुआ था, हार्ट अटैक के बाद वो सर्वाइव तो कर गए, लेकिन बड़ी मुश्किल से सर्वाइव किया उन्होंने, सर्वाइव करने के बाद बड़े फ्लैम्बाउंट हो गए,
गले में मोटी चेन, ब्रांडेड क्लोथ्स पहनना, एक्सपेंसिव वॉचेस पहनना, सनशेड्स पहनना। कहते हैं हमने उनको इस रूप में कभी देखा ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। कहते फादर एकदम चेंज हो गया था। चलो हमने कोई बात नहीं, हम कहा कि इन्होंने ज़िंदगी का आखिर देख लिया, शायद इस वजह चेंज हो गए होंगे। कहते हैं 1 साल के अंदर 4 करोड़ रुपए निकाल लिया अकाउंट से, कैश में। अच्छा। कंपनी के अकाउंट से। कहते हैं हमें पता ही नहीं जी वो 4 करोड़ रुपए गए कहाँ। ठीक है, तो कहते हैं आप इसके ऊपर प्लीज़ इन्वेस्टिगेशन कर दो कि वो गए कहाँ। जब हमने उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि जो केयर टेकर उनकी केयर कर रही थी उसी के साथ इन्वॉल्वमेंट था और उसको घर लेके दिया उन्होंने, फादर ने। ठीक है, और उसके ऊपर सारा पैसा खर्च कर रहे थे और अपनी फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल जी रहे थे। अलग अलग पार्टीज में जाना, क्लब्स में जाना, मस्ती करना, उसमें अपना वो टाइम बिता रहे थे। ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब हमारे पास एक केस आया रिसेंटली, उसमें जो है उनके फादर जो है वो किसी फ्रॉडस्टर के चक्कर में फंस गए हैं। जो उनको फ्रॉड करते हैं लोगों को। अब उनको भी लग रहा है कि पैसा कहाँ जा रहा है। ठीक है, वो कहते हैं जी ये पता कराओ कि पैसा कहाँ जा रहा है हमारा। तो हमने पता किया कि जो फ्रॉड करते हैं ना लोग, ठीक है, वो उनके चक्कर में फंसे हुए हैं। कुछ लोग गैम्बलिंग के चक्कर में फंस जाते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन के रैकेट में फंस जाते हैं। कितने केस हमारे पास जिनके पेरेंट फादर जो है ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन होता है ना, सेक्सटॉर्शन। यहाँ पे लड़कियाँ आपको कॉल करती हैं, आपको वीडियो कॉल करती हैं, आपके वीडियोस बना लेती हैं। क्या होता है सर ये केस, थोड़ा इन डेप्थ बताइए। मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि पहले तो एक गर्ल जो है आपको फेसबुक पे आपकी फ्रेंडशिप के लिए आपको रिक्वेस्ट भेजेगी, या आपको डेटिंग साइट पे मिल जाएगी कहीं पे। ठीक है, तो जो ओल्ड लोग होते हैं वो डेटिंग साइट पे होते नहीं है। ठीक है, यंगस्टर्स तो डेटिंग साइट पे होते हैं, तो यंगस्टर्स को डेटिंग साइट्स के थ्रू ये प्रे बनाते हैं और मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू प्रे बनाते हैं। जो ओल्ड लोग होते हैं उनको फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हैं। एक सुंदर सी लड़की दिखाई देगी, वो देख के उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। इनोसेंट होते हैं। हाँ, वो बड़े बूढ़े भी कर लेते हैं। वो धीरे धीरे करके उससे चैटिंग करना शुरू कर देगी। अच्छा, वो चैटिंग करना शुरू कर देगी, आप उससे चैटिंग करना शुरू कर देते हो, वो आपके सारे जितने भी फेसबुक के फ्रेंड्स हैं उनके सारे कॉन्टैक्ट्स डाउनलोड कर लेगी। आपकी फ्रेंड लिस्ट में आ गई एक बार, तो सबके पास एक्सेस है उसका। करेक्ट। वो डाउनलोड करने के बाद आपके सारे कॉन्टैक्ट्स आपके पास आ गए। वो आपको बोलेगी चलो आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करेंगे, वो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते ही वो कहेगी कि वो उधर से नेकेड होना शुरू कर देगी। ठीक है, और बोलेगी तुम भी नेकेड हो। वो जैसे ही नेकेड होते हैं उनकी पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं वो, और वो कहते हैं कि अब जितने भी तुम्हारे फेसबुक पे कॉन्टैक्ट्स हैं हम सबको भेज देंगे। अब आदमी के बच्चे भी होते हैं, उनके पोते पोतियाँ भी होते हैं, बेटियाँ भी होते हैं, ठीक है, रिश्तेदार होते हैं, सारे ऑफिस से कलीग्स होते हैं, सबको अगर वो ऐसी वीडियोस चली जाएं उसकी, ठीक है, तो कितनी बड़ी न्यूसेंस है। लोग करोड़ों करोड़ों रुपए दे देते हैं और ऐसे लोगों को हमने उसमें से बाहर निकाला है। और सर हाँ, सबसे बड़ा नाम ही होता है, देखिए। हाँ, उसे बचाने के लिए तो लोग बिल्कुल कुछ भी करते हैं। और कितने लोग सुसाइड कर चुके हैं। ठीक है, अभी आपने पढ़ा होगा मुंबई के एक चार्ट अकाउंटेंट सुसाइड का 3 करोड़ रुपए दे भी दिए, उसके बाद भी सुसाइड कर लिया। ऐसे कितने सुसाइड लोग कर लेते हैं। अभी हमने एक हैदराबाद में केस किया, सेम वो हमारे पास मदर और डॉटर वो आए, वो कहते हैं जी हमारे फादर बहुत बड़े बिल्डर थे, हमारी 11 प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, 10 प्रॉपर्टीज बिक चुकी है हमारी, पता नहीं कहाँ लॉसेस कर रहे हैं, कहाँ पैसा जा रहा है सारा घर का जो है, ये पता नहीं किस गलत और बताते किसी को कुछ है नहीं घर में। ठीक है, तो वैसे शुरू से सीक्रेटिव रहे हैं, लेकिन पैसा इतना सारा कहाँ चला गया, 10 प्रॉपर्टीज बिक गई और अब ये आखिरी घर बचा, इसको ही बेचना चाह रहे हैं। और हर किसी से पैसे उधार मांगते रहते हैं, तू मुझे इतने पैसे दे, तू मुझे इतने पैसे दे। कहते हैं मार्केट में इतना उधार इकट्ठा हो रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है इनका सारा। फिर हमने जो है उनके फादर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी, तो पता चला कि वो भी ऐसी सेक्सटॉर्शन के रैकेट में फंसे हुए हैं और सारी की सारी प्रॉपर्टीज लुटा दी। और ये आज भी मार्केट में हो रहा है सेक्सटॉर्शन, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, सेक्सटॉर्शन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड दैट इज हैपनिंग। और सर ऑफ कोर्स सारे ही प्रे, मतलब अच्छा खासा लिटरेट बंदा भी इसमें फंस जा रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आउट ऑफ हवस या कुछ भी कहिए। यस। तो ऐसे केसेस बड़े सारे आते हैं। कॉर्पोरेट स्पाइनेज के केसेस होते हैं। हम जैसे ये तो पर्सनल केसेस की लिस्ट हो गई। कॉर्पोरेट्स के लिए हमारा 70% पोर्टफोलियो कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशंस का है। अच्छा। हाँ, जिसमें कि हम लोग अलग अलग कॉर्पोरेट्स के लिए, कंपनीज के लिए काम करते हैं। जैसे कि कोई, अब बहुत सारे केस हमारे पास ऐसे आते हैं, इसमें कोई कॉर्पोरेट है, उसके एम्प्लॉई जो है वो किसी बिजनेस कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है, या कोई एम्प्लॉई जो है अपना पैरेलल बिजनेस रन कर रहा है और कंपनी कस्टमर्स को उसमें डाइवर्ट कर रहा है। कोई एम्प्लॉई जो है थेफ्ट में या पिल्फरेज में इन्वॉल्व है कंपनी के अंदर। अच्छा, तो फॉर्मल कॉर्पोरेट केसेस भी आते हैं? हाँ, बहुत आते हैं। इट इज़ अ वेरी बिग पोर्टफोलियो दैट वी हैव। ठीक है, सो काउंटर फीटिंग, नकली माल बन रहा है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के केसेस आते हैं। फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के केसेस आते हैं। कोई आदमी पैसे लेके भाग गया, उसको ट्रेस करना है, उससे केसेस आते हैं। किसी की आपकी एसेट्स की रिकवरी करनी है आपको, क्योंकि उसने आपका पैसा देना है, तो उसके एसेट्स ट्रेस करने के केसेस आते हैं। हाँ। सर जब हम से बात कर रहे थे कि डेटिंग ऐप से बहुत फ्रॉड्स होते हैं, एक तो सेक्सटॉर्शन वाला आपने बोला, वीडियो कॉल में फंसने वाला, इसके अलावा कुछ मैंने भी जो एज अ यंगस्टर मेरे भी नज़र में आते हैं कि
लड़की आपको डेट करेगी और डेट पे बुलाएगी किसी बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में, वहाँ बहुत महंगा बिल बनेगा। एंड ये केस किया हमने, अभी ये केस किया है आपने? अरे अभी किया है। वो हमने एक रेस्टोरेंट है चंडीगढ़ का, अच्छा, हमारे क्लाइंट आए, हाँ, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, हाँ, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो उनको ऐसे ही एक साल हुआ था उनकी शादी को, सेपरेट हुआ अपनी वाइफ से। अच्छा, तो अब उनको जो है ऐसे डेटिंग साइट पे हो गए, डेटिंग साइट पे एक लड़की मिल गई उनको, लड़की ने बुलाया कि जी इस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे आ जाओ, ठीक है। वो उस पर्टिकुलर जगह पे चले गए, उनको थ्रेटनिंग नहीं लगा, चले गए रेस्टोरेंट में, जाके बैठे, वहाँ पे ड्रिंक व्रिंक करी दोनों ने साथ में, देखा 1.5 लाख रुपए का बिल आ गया, ठीक है, चंडीगढ़ के किसी, हाँ 1.5 लाख रुपए का बिल आ गया 2 घंटे के अंदर। हाँ, कहते हैं 1.5 लाख रुपए का बिल देके मैं तो होश उड़ गया। कहते हैं जो लड़की ने ड्रिंक करी थी 10-10 हज़ार रुपए की एक ड्रिंक, ठीक है, हाँ हाँ, और पता नहीं उस ड्रिंक में ड्रिंक थी भी या पानी था क्या था, 10-10 हज़ार रुपए की एक ड्रिंक और 1.5 लाख रुपए का बिल आ गया। आप कहते हैं कि उस टाइम पे तो मेरे को कुछ और, क्योंकि बाउंसर्स वहाँ पे खड़े थे, तो मुझे 1.5 लाख रुपए देके आना पड़ा। लेकिन मैंने बाद में जाके लोकल पुलिस में कंप्लेंट करी उसकी। लोकल पुलिस ने कहा जी हम इसमें क्या कर सकते हैं, आपने मेन्यू क्यों नहीं देखा पहले, आपने लड़की को रेट क्यों नहीं पूछे उससे, जो उनके मेन्यू में लिखा है वो आपसे चार्ज कर रहे हैं। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। हाँ, कहते जो वो पुलिस क्या करेगी, ऑफेंस ही नहीं है। हाँ, जो मेन्यू में जीएसटी वाला लीगल स्कैम है तो ये तो ऑफेंस ही नहीं है ना। हाँ, वो कहेगी भाई जो मेन्यू में लिख रखा है वो पैसा आपसे रेस्टोरेंट मांग रहा है, आपको देना पड़ेगा, इसमें ऑफेंस कहाँ हुआ, आपकी गलती है, आपने वो नहीं देखा रेट, ठीक है। अब आदमी मरता क्या ना करता, उसने कहा कि चलो जी ठीक है, वो हमारे पास आया, वो कहता है जी नमन जी इसमें जो है ये तो मेरे साथ स्कैम हो गया, और ऐसे ऐसे मैं डेटिंग साइट के थ्रू लड़की से मिला और वो तो ऐसे उन्होंने मेरे को रेस्टोरेंट के साथ मिलकर लूट लिया, ठीक है। तो रेस्टोरेंट वाले भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हमने उनको बताया कि ऐसे तो होते ही हैं और ये तो अब्रॉड में बड़े कॉमन क्राइम्स हैं, ठीक है। इंडिया में अब नए शुरू हुए हैं बट अब्रॉड में तो बड़े पहले से हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि हम इसमें कर क्या सकते हैं। मैंने कहा इसमें पुलिस तो आपकी हेल्प नहीं करेगी भाई, गलती तो आप ही की, आपने मेन्यू नहीं देखा, आपने ड्रिंक से रेट नहीं पूछे, करेक्ट, ठीक है। जो उन्होंने बिल प्रोड्यूस किया वो आपको पे करना पड़ेगा, बिकॉज वो आपका वो बिल आपको, अब वो उन्होंने उसको पानी दी, पानी दिया उसको ड्रिंक दी नहीं, ठीक है, इस बात का क्या प्रूफ है, ठीक है, वो तो कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है, उसने क्या पिया है वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसका ना तरीका एक ही है कि जिस रेस्टोरेंट में वो आपको लेके गई उस रेस्टोरेंट के बारे में, और जहाँ पर वो जो डेटिंग साइट के थ्रू आपको मिली थी उस डेटिंग साइट के बारे में आप ना ऑनलाइन ना इनको एक्सपोज कर दो, ठीक है। आप इसके बारे में लिखो रेस्टोरेंट के बारे में कि अपने एक्सपीरियंसेस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर, जितने प्लेटफॉर्म्स आपको मिलते हैं ना, रिव्यू डालो, सब में अपने बिल की कॉपी डालो, व्हाट्सएप की जो लड़कियां चैट्स हुई वो चैट्स डालो, ठीक है। डेटिंग साइट के बारे में लिखो कि इस डेटिंग साइट पे ऐसी गर्ल्स अवेलेबल हैं जो इस तरीके से आपको फ्रॉड करती हैं। रेस्टोरेंट के बारे में डालो कि इस रेस्टोरेंट ने मेरे को चीट किया है, ठीक है, और इस रेस्टोरेंट ने उसके इनवॉइस की कॉपी डालो, जिसने 1.5 लाख का बिल दिया है, ये इस लड़की के साथ मिला हुआ है, अपना पूरा एक्सपीरियंस डाल दो। उसने पूरा एक्सपीरियंस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर डाल दिया। रेस्टोरेंट वाले उससे घर पहुंच गए 1 हफ्ते के अंदर, 1.5 लाख की जगह 10 लाख रुपए दे के गए उसको कि भाई ये हटा दे। सब रियल है सर, है मतलब कुछ चीज़ें हमारी नज़र में आ जाती हैं, वरना पता नहीं शेडी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। बहुत शेडी चीज़ें हो रही हैं। ऑनलाइन स्कैम्स तो इतने बढ़ गए हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब दिन में आप मान के चलो कि कम से कम ये तो 10 से 15 कॉल्स तो सिर्फ ऑनलाइन स्कैम्स की आती हैं कि इसका कुछ सॉल्यूशन है या नहीं। हाँ। सर इसी तरह जैसे हम रेस्टोरेंट की बात करने वाले, कुछ होटल्स में भी अब तो मेरे ख्याल से अगेन नहीं होता होगा, डेकेड पहले हम सुनते थे कि रूम्स में कैमरास मिल जाते हैं, माइक्रोफोन्स मिल जाते हैं। क्यों नहीं होता, अभी भी होता है। अभी आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, थोड़े दिन पहले तो आया कि होटल के रूम में से कैमरा मिला, ठीक है। अभी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले, तो क्यों नहीं होता, अभी भी होता है। अब आप देखो कि होटल के रूम में, इसीलिए किसी अच्छे होटल में 5 स्टार में आपको, या किसी जिनकी जो चेन है उसमें जाना चाहिए। वैसे तो देखो होटल की मैनेजमेंट ये काम नहीं कराती, ठीक है, ये काम जो है ना उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो करते हैं, ठीक है, चुपचाप, ठीक है। सो मैनेजमेंट, इतनी बड़ी मैनेजमेंट, इतने सारे होटल्स चला रही है, वो ये छोटे मोटे काम थोड़ी कराएगी, लेकिन नाम मैनेजमेंट का ही बदनाम होता है, ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल प्रिंसिपल ओनर्स तो वही है ना। क्या स्कोप ऑफ थेफ्ट हो सकता है होटल में एंटर करने के टाइम? देखो आप ना कभी भी ये सर्टेन नहीं हो सकते कैमरा है नहीं, और कैमरा आसानी से दिखता भी नहीं है, ठीक है। इतने माइक्रोस्कोपिक कैमराज आ गए हैं। हम ही अगर कहीं पे माइक्रोस्कोपिक कैमरा लगाएंगे ना, मैं आपको बता भी दूंगा ना कि मैंने इस एसी में कैमरा लगाया, मैं बोलूँगा ढूंढो, आपको बोल भी दूंगा कि इस एसी में कैमरा है और इसको ढूंढो, आप तब भी नहीं ढूंढ सकते। ये तो सर रिस्क है बहुत बड़ा, ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग कैमराज हो गए हैं। और ये पब्लिकली ऑनलाइन अवेलेबल है। स्विच बोर्ड में कैमरा हो सकता है, आपके एसी में कैमरा हो सकता है, टाटा स्काई के बॉक्स में कैमरा हो सकता है, जो टेलीविजन सामने लगा हुआ है होटल में उसमें कैमरा हो सकता है, ठीक है। आपका जो शोपीस लगे हुए हैं शोपीस में कैमरा हो सकता है, फॉल सीलिंग के अंदर कैमरा हो सकता है, पंखे के जो ऊपर की डब्बी होती है ना गोल, उसमें कैमरा हो सकता है, ठीक है।
तो कहीं पे भी कैमरा हो सकता है, डाउट भी नहीं जाएगा हमारा। आप कहाँ पे डाउट करोगे, कहाँ पे सीढ़ी चढ़ के देखोगे थोड़ी, उसके वहाँ पे इतने माइक्रोस्कोपिक कैमरा है। सर इन प्लेयर्स को कौन मोटिवेट करता है? जो आपने बीच में बोले कि हमने ये प्लांट कर दिया, ये बंदी भेज दी, ये बंदा भेज दिया, इनको क्या चीज़ मोटिवेट कर रही है कि ये अपनी लाइफ, अपना स्टेक, अपना रिलेशन सब स्टेक पे डाल के इंडल्ज हो रहे हैं और इस फील्ड में आके आपके लिए रोल प्ले कर रहे हैं? क्या मॉनेटरी बेनिफिट बहुत अच्छा है उनके लिए? क्या उनके अंदर वो थ्रिल थी? क्या उन्हें कुछ? आपने खुद ही सारी चीज़ें आंसर कर दी। अच्छा यही है एक्चुअली में। आप ये बहुत अच्छा करते हैं। सबसे बड़ा जो मोटिवेटिंग फैक्टर किसी के लिए भी होता है, ऑब्वियसली वो मनी ही होता है, राइट। और सेकेंडली ऐसा काम करने में ना थ्रिल बड़ा आता है, ठीक है। यू गेट अ लॉट ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन व्हेन यू सॉल्व अ केस। इस प्रोफेशन में कोई बोर नहीं होता, ठीक है, मोनोटनस नहीं होता है प्रोफेशन कभी भी, ठीक है। आपको हर दिन एक नया केस सॉल्व करना है, हर दिन एक नया चैलेंज है, हर नए दिन आपको एक नई ट्रबल शूटिंग करनी है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि आप ना एंगेज रहते हो, और क्योंकि आप एंगेज रहते हो, आपका माइंड एंगेज रहता है, आपका माइंड जो ना वॉन्डर अराउंड नहीं करता, और आपका माइंड ये सोचने के आपको परमिशन ही नहीं देता कभी कि यार मैं ज़िंदगी में कर क्या रहा हूँ। तो ये सारे जो बंदे हैं, ये सारे यंग ब्लड ही होने चाहिए? जरूरी नहीं है, डिपेंडेंट है कि अंडरकवर एजेंट आपको किस एज का लगाना है। जैसे अभी हमने एक अंडरकवर एजेंट लगाया, शी वॉज अ 45-year-old वुमन, तो हमारे लिए उसको 47-year-old पर्सन जो है ढूंढना पड़ा अंडरकवर एजेंट के लिए। ही वॉज अ 47-year-old मॉडल, मिल गया वो भी। हाँ, आपको इंडिया में हर तरीके की मैन पावर अवेलेबल है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू गो आउट एंड फाइंड देम। क्या पे करते हैं सर आप ऑन एवरेज एक केस के लिए? देखो डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट इस बात के लिए होता है कि आपका केस कितना कॉम्प्लेक्स है। रेंज बता दो कुछ। मैं आपको अंडरकवर एजेंट की बात कर रहे हो आप? हाँ। अंडरकवर एजेंट की जो पेमेंट होती है ना, वो 1.5 लाख रुपए महीने से लेके, ठीक है, और 25 लाख रुपए महीने तक भी हो सकती है। 25 लाख भी बना लेते हैं? हाँ, वो डिपेंडेंट है। आप जैसे मैंने बताया कि वो बॉलीवुड एक्ट्रेस जो थी, ठीक है, मतलब छोटी मूवीज़ की एक्ट्रेस थी, ठीक है, तो उसकी चार्जेस इतने रहे थे। हाँ, वो अपना टाइम दे रही है तो ऑफ कोर्स शी चार्ज मोर, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि डिपेंडेंट होता है कि आप किस प्रोफाइल के मॉडल को हायर कर रहे हो, या किस प्रोफाइल के अंडरकवर एजेंट को हायर कर रहे हो। और अंडरकवर एजेंट सिर्फ मॉडल्स ही नहीं होते हैं, अंडरकवर एजेंट काउंसलर्स भी होते हैं, ठीक है, हिप्नोथेरेपिस्ट भी होते हैं। हिप्नोटाइज भी करके निकलवा देते हैं क्या बातें? हाँ, मतलब उससे फ्रेंडशिप डेवलप करते हैं। फिर जैसे हमने एक केस में एक हिप्नोथेरेपिस्ट को यूज़ किया था। क्या था? ठीक है, उसमें क्या था कि सिमिलर केस था कि हमारे जो क्लाइंट थे, उनकी जो डॉटर थी, वो किसी गलत एक्टिविटी में चली गई थी। गलत एक्टिविटी मतलब किसी गलत लड़के के चक्कर में भी थी, फिर एक कल्ट में चली गई थी। वो एक कल्ट था, वो मैं उस कल्ट का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, एक कल्ट में चले गए थे वो दोनों, ठीक है। तो अपनी जो फैमिली लाइफ थी, और वो जो फादर थे बड़े रिच थे, बहुत रिच थे, उनके पास मतलब ये मान के चलो कि 35-40 तो गाड़ियों का फ्लीट था अपना, ठीक है। उनके घर में 200 नौकर काम करते थे, इतने रिच थे। और वो लड़की ने बिल्कुल सादे कपड़े पहने शुरू कर दिए, ठीक है, अपने जो है घर के बसों में, मेट्रोज में ट्रैवल करना शुरू कर दिया। आश्रम टाइप की बात कर रहे हैं आप? नहीं, ठीक है। तो मतलब कल्ट क्या है, थोड़ा वैसे इन ब्रॉडर टर्म में बता दीजिए हमें क्या है वो। मैं उसके बारे में बताना नहीं चाहता, बिकॉज वो समझ में आ जाएगा। अच्छा, और फिर वो कहीं रिलेट ना हो जाए इवेंट, ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसने बिल्कुल ख़राब से कपड़े पहनने शुरू कर दिया, झोला रखना शुरू कर दिया, ठीक है, अपने, और वो लड़का भी वैसे ही था, उसने भी ऐसे ही करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली जो एग्जिस्टिंग दुनिया है ना, प्रैक्टिकल दुनिया से एक अलग दुनिया में रहना शुरू कर दिया था उसने। अच्छा, ठीक है। अब ऐसे केस में जो है हमारे को फिर से एक अनकन्वेंशनल मेथड ढूंढना था कि हम क्या करें। तो वो लड़की एक इंस्टीट्यूट चलाती थी, ठीक है। उस इंस्टीट्यूट के अंदर हमने एक हिप्नोथेरेपिस्ट को और जो साइकोलॉजिस्ट थी उसको हमने इंडक्ट कर दिया एज ए स्टूडेंट। उसने धीरे धीरे उससे फ्रेंडशिप डेवलप करी, ठीक है। उसने बताया कि वो हिप्नोथेरेपी जानती है। अब लोगों को इंटरेस्ट हो जाता है, वो कहती है कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कर सकती हूँ, मैं हिप्नोथेरेपी भी कर सकती हूँ। उसने उसको हिप्नोटाइज किया, हिप्नोटाइज करके उसके धीरे धीरे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ों को डालना शुरू किया, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग इन लाइफ, ठीक है। तो समहाउ वी कुड टेक हर टू द ट्रैक, ठीक है। तो आपको ना हर चीज़ की, कहाँ पर आपको क्या चीज़ की जरूरत पड़ जाए, नेवर नो। अंडर कवर एजेंट कोई भी हो सकता है, अंडर कवर एजेंट कैमरामैन भी हो सकता है, किसी के क्रू में हमें डालना है तो कैमरामैन हो सकता है, ठीक है। कभी सर यूट्यूब इंडस्ट्री में कोई स्पाई करना हो तो मुझे बता देना, मैं 2-4 लाख कम ले लूंगा। मतलब मैं भी ऐसे काम आ सकता हूँ कभी इन फ्यूचर? व्हाई नॉट, हर कोई काम आ सकता है। मैं कह रहा हूँ कि एनीबॉडी इन द वर्ल्ड कैन बी एन अंडरकवर एजेंट। एक मेड सर्वेंट भी अंडरकवर एजेंट हो सकती है,
राइट। सो एक ड्राइवर भी अंडर कवर एजेंट हो सकता है, आपके ऑफिस का एम्प्लॉय भी अंडर कवर एजेंट हो सकता है, पियून भी अंडर कवर एजेंट हो सकता है, ठीक है, और आपके ऑफिस का अकाउंटेंट, चार्ट अकाउंटेंट भी अंडर कवर एजेंट हो सकता है। तो एनीबडी कैन बी एन अंडर कवर एजेंट। डिजिटली क्या चीज़ हेल्प करती है आपको? हैकर वैकर भी आपकी टीम में होते हैं? देखो हम लोग जो ना हैकिंग नहीं करते हैं, ठीक है, बिकॉज नो हैकिंग इज एथिकल हैकिंग, ऑल हैकिंग्स आर अनएथिकल ओनली। अच्छा, हैकिंग में कुछ एथिकल नहीं है? हैकिंग में कुछ भी एथिकल नहीं है, लेकिन हम रिसर्चेस करते हैं। और आपको हैकिंग करने की ज़रूरत भी क्या है जब आपको इतने सारे तरीके हैं फाइंड आउट करने के चीज़ों को, ठीक है। तो वाई डू यू नीड टू गेट इन टू एनीथिंग दैट इज़ अनएथिकल एज वेल एज इलीगल? मतलब प्रैक्टिकली वो भी निकाला जा सकता है। आप मुझे एक सिचुएशन बताओ, हाँ, ठीक है, और मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा विदाउट एम्प्लॉइंग एन इलीगल मेथड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप मेरे पास एक प्रॉब्लम लेके आओ, मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं आपको ये बता दूंगा कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है विदाउट यूजिंग एनी अनएथिकल मेथड और विदाउट यूजिंग इलीगल मेथड। एक सर ऐसा कोट है मेरे ख्याल से कि अगर मतलब किसी भी इंसान का पूरा सच किसी के सामने आ जाए तो कोई रिश्ता नहीं टिकेगा। किसी भी रिश्ते में अगर किसी का पूरा सच सामने आ जाए तो डू यू फील इट्स ट्रू? नो, आई डोंट फील इट्स ट्रू। ओके। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आदमी के जो इमोशंस होते हैं ना, वो हर चीज़ को सुपरसीड कर जाते हैं, ठीक है। अगर हमने कितने केसेस में ऐसा देखा है कि हमने लड़के का पूरा सच लड़की के सामने ला दिया। एक केस में हमने ये पता किया, ब्यूरोक्रेटिक पेरेंट्स थे, ठीक है, हमने वो लड़की उनकी 10 साल से एक अफेयर में थी एक लड़के के साथ, ठीक है, और वो जो लड़का था जब हमने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें ये पता चला कि वो जिगलो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। विच इज जिगलो सर्विस, मेल प्रोस्टिट्यूट। इसे अच्छा, ठीक है, ये भी होता है? हाँ, ठीक है, मेल प्रोस्टिट्यूट। और हमने उसके सारे एविडेंसेस भी इकट्ठे कर लिए, ठीक है, और एविडेंसेस इकट्ठे करके सारी चैट्स भी हमारी अंडर कवर एजेंट ने उससे चैट्स भी करी, उसने चैट्स का रिस्पॉन्ड भी किया, उसको होटल में बुला लिया, वहाँ पे आके उसके वीडियोस भी बना लिए, सब कुछ कर लिया हमने उसका, ठीक है, और वो जो है प्रोड्यूस कर दिए पेरेंट्स को उसके, ठीक है। पेरेंट्स को प्रोड्यूस करने के बाद उन पेरेंट्स बड़े खुश हो गए, लेकिन उन्होंने जब अपनी डॉटर को जाके दिखाया, डॉटर भी वो हो गई, उसने भी ब्रेकअप करने के बारे में सोचा, लेकिन वो लड़के ने आके उसके सामने हाथ जोड़ लिए, पैर पड़ लिए, नाक रगड़ ली ज़मीन पे, अब नहीं करूँगा, गलती हो गई, उसने एक्सेप्ट कर लिया, उससे शादी कर ली, ठीक है। तो डिस्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग, आपके जो इमोशंस होते हैं ना वो हर चीज़ को सुपरसीड कर जाते हैं, ठीक है। सब कुछ अगर आप किसी के बारे में जानते भी हो, ठीक है, बट देन इफ़ यू हैव इमोशंस अबाउट दैट पर्सन दे विल ऑलवेज सुपरसीड दैट। तो ऐसा नहीं है कि अगर इंसान आपके बारे में सब कुछ बता दे तो सामने वाला जो है उस चीज़ को वो ही वुड गेट अवे फ्रॉम योर रिलेशनशिप, सारे खराब जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसी का फॉलोअप क्वेश्चन में थोड़ा साइकोलॉजी, क्योंकि आपने सर दुनिया देखी है हमसे ज़्यादा, है ना। फिर ऐसी क्या चीज़ होती है कि बंदा इज़ रेडी टू रिस्क एवरीथिंग, एवरी रिलेशन, एवरी बॉन्ड ही हैव विद हिज पार्टनर, हिज फैमिली, जस्ट टू गो एंड हैव अफेयर विद हिज मेड, हिज कलीग, हिज सीनियर या समवन इन मार्केट, सब रिस्क करने के लिए राजी हो जाता है? ऐसी क्या चीज़ होती है इस अफेयर में? पैशन, ठीक है, यूथफुलनेस। क्या होता है कि लोग ये उस टाइम पे क्या होता है जब आपकी लाइफ मंडेन हो जाती है ना, ठीक है, और मोनोटोनस हो जाती है, तो देखो कहते हैं कि वर्ड में ना जो सिर्फ इनफिडेलिटी जो है ना, फिडल जिसको कहते हैं, वो सिर्फ एक ही है पेंगुइन्स, ठीक है। पेंगुइन्स जो होते हैं वो ही सिर्फ एक ऐसा स्पीशीज है विच इज़ 100% फिडल, ठीक है। बाकी इनफिडेलिटी सबके नेचर में है। मतलब कि पेंगुइन्स जो होते हैं वो बोरिंग लाइफ से भी खुश है? नहीं, पेंगुइन्स का मतलब ये होता है कि जो पेंगुइन के एक बार वो बन गया ना, पार्टनर बन गए एक दूसरे के साथ, वो जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहते हैं, और एक पेंगुइन मरता है तो उसका पार्टनर तभी मर जाता है, ठीक है। वो कभी किसी और के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाते। और पेंगुइन्स के सिवा दुनिया में एक ऐसा कोई भी स्पीशीज नहीं है, ठीक है, जो इनफिडल ना हो। पेंगुइन के अलावा हर कोई पार्टनर बदलना चाहेगा। हाँ, ये आदमी की अंदर से क्रेविंग है, ठीक है। तो लेकिन आदमी अपने कैरेक्टर को अपने माइंड से कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, अपने कैरेक्टर को अपने माइंड से आदमी कंट्रोल कर सकता है। सो द थिंग इज कि लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। क्या पेंगुइन वाली बात? हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि पेंगुइन जो होता है ना वो सिर्फ एक ऐसा प्राणी होता है इस दुनिया का, ऐसा स्पीशीज़ होता है जो मुझे फिडल रहता है, बाकी सबके नेचर में इनफिडेलिटी है, ठीक है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो होती है पैशन और इमोशंस। पैशंस और इमोशंस जो होते हैं ना, यही चीज़ होती है जिसके वजह से आदमी सब कुछ रिस्क करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। अगर आप किसी के साथ इमोशनली अटैच हो गए ना तो आप किसी चीज़ को रिस्क करने के लिए तैयार हो जाओगे।
सर ये तो फिर बड़ा वो नहीं लगता, फेयरफुल नहीं लगता, क्योंकि वी ऑल आर अबाउट टू गेट मैरिड, वी ऑल आर अबाउट टू गेट सेटल्ड, बट जब ऐसा है कि किसी के इमोशंस, और हमेशा वल्नरेबल रहता है बंदा, कॉन्शियसली, सही बात है, हर जगह बाहर रहता है, यू कांट स्टॉप देन, बट आप कैसे सीड करो वो चीज़ अपने पार्टनर में कि यार यू आर माइन एंड यू शुड बी माइन। देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, किसी बहुत अच्छे इंटेलिजेंट आदमी ने मुझे एक बार बोला था कि नमन, मैंने उनसे एक बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछा, ठीक है, मैंने कहा कि व्हेन आई वाज वेरी यंग, ओके, ठीक है, तो मैंने पूछा कि हाउ कैन आई ट्रस्ट समवन व्हेन द वर्ड इज़ लाइक दैट। तो उन्होंने मुझे एक आंसर दिया, उन्होंने बोला नमन, यू नो, ट्रस्टिंग समवन मे बी डेंजरस, राइट, बट नॉट ट्रस्टिंग समवन मे बी डिजास्ट्रस, ठीक है। तो आपको ना कहीं अपने ट्रस्ट को लिवाई करना ही पड़ता है, ठीक है। जब तक आप अपने ट्रस्ट को लिवाई नहीं करोगे कहीं पे, आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, ठीक है। सो अब मरने के डर से कोई जीना तो छोड़ नहीं देता, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस डर से कि आप अगर को डिवोर्स हो जाएगा तो शादी करना तो छोड़ नहीं दोगे, ठीक है। और इसी दुनिया में तो अच्छी मैरिजेस भी हैं, ठीक है, इसी दुनिया में तो लोग हार्मोनियस लाइफ भी जी रहे हैं, ठीक है। और इसी दुनिया में आप देखो कि आप अपने पेरेंट्स को देखो, ठीक है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखो, ठीक है, वो बुढ़ापे तक एक दूसरे का साथ दे रहे हैं ना, अगर वो अकेले रह जाए तो क्या लाइफ होगी उनकी, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया ही ख़राब है, ठीक है। दुनिया जो है डिटेरेट हो रही है, नेगेटिव साइड पे जा रही है, ठीक है, बट नॉट द होल वर्ल्ड इज़ लाइक दैट। इसी दुनिया में नेगेटिविटी भी है और इस दुनिया में पॉजिटिविटी भी है। ट्रू। एक और चीज़ सर, रिलेशंस में अक्सर जैसे ये आप पेरेंटिंग में भी कह सकते हो या अगेन रिलेशनशिप कह सकते हो कि कुछ लोग बहुत पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा पेरेंट्स बहुत पॉजिटिव रहते हैं कि नहीं, मतलब बिगड़ना नहीं चाहिए तो बाहर नहीं भेजना, पब्लिकली नहीं भेजना, 10 संगत नहीं जानी चाहिए, मतलब उस संगत में नहीं जाना। सेम रिलेशनशिप में होता है कि एक पार्टनर चाहता है कि उसका पार्टनर उससे बात ना करे, उससे बात ना करे, वहाँ ना जाए। आपका क्या टेक है? जैसा वो एक अगेन एक कोट है शायद कि मिट्टी जितनी टाइट पकड़ोगे उतनी ज़्यादा रिसेगी, अगर आप छोड़ दोगे तो स्टे कर जाएगी। सेम विद वाटर, अगर आप टाइट पकड़ोगे तो इट विल गो अवे। पॉजिटिवनेस पे आपका क्या टेक है? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जहाँ पे लव होता है ना वहाँ पे पॉजिटिवनेस है ना, बड़ा नेचुरल इमोशन है, ओके, ठीक है। पॉजिटिवनेस इज ऑल्सो नेचुरल इमोशन, आई थिंक सो, ठीक है। सो पॉजिटिवनेस होना गलत नहीं है, ठीक है। स्पेस बिल्कुल भी ना देना इज़ रॉन्ग, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन अगर आपको कहीं पे शक होता है, आपकी लिबर्टीज़ का अगर कोई मिसयूज़ कर रहा है और आपकी जो लिबर्टीज़ आप दे रहे हो उसके ऊपर आपको शक है, देन गेट इट वेरीफाइड। देयर आर सो मेनी वेज टू गेट इट वेरीफाइड, राइट। सो बट डोंट बी, यू नो, डोंट बी सो पॉजिटिव कि आदमी का सांस लेना मुश्किल हो जाए। जी, उसके प्राइवेट स्पेस भी हर किसी की प्राइवेट स्पेस को रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। आपने बीच में एक चीज़ बोली थी कि अगर आपका हस्बैंड आपको फ़ोन नहीं चलाने दे रहा तो मे बी ही इज़ इनटू समथिंग। क्या? अगर आपका पार्टनर आपको फ़ोन लॉक है और पासवर्ड नहीं बताता या इनसिक्योर रहता है अपने फ़ोन के लिए, तो मे बी ही इज़ इनटू समथिंग। दैट इज़ वन ऑफ द साइंस, ओके, ठीक है। जब आप बहुत सारे साइंस को एक साथ देखते हो ना, तब यू कैन बी श्योर कि दैट योर पर्सन इज इनटू अ रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने बताया कि सेक्सुअल जो डिज़ायर है अपने पार्टनर के अंदर वो एकदम कम हो जाती है, ठीक है। सो और जो पर्सन है वो फिजिकली आपका प्रेजेंट होता है पर मेंटली प्रेजेंट ही नहीं रहता, ठीक है। क्रेडिट अपनी, लेकिन फिर भी अपने अपकीप का, अपनी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जिम जाना शुरू हो जाता है, अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर देता है। मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। मेरा क्वेश्चन है कि ये सब जब होता है तो अगेन रिस्पेक्टिंग हिज प्राइवेसी, मतलब उसका पासवर्ड तो ऑफकोर्स वो रख सकता है ना अपने तक। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको किसी भी चीज़ को लॉक रखने के लिए एक मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में क्यों ज़रूरत पड़ती है? पहली बात, हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इज इट इवन इम्पोर्टेंट कि मतलब हाँ, इज इट इवन इम्पोर्टेंट? अगर सपोज करो कि आप रखते हो और आपकी वाइफ भी वैसे ही अपना पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखे तो आपको कैसा लगेगा, और आप ना रखना चाहो तो अपना, ठीक है। आपको ना हमेशा एम्पैथेटिकली दूसरे की तरफ भी देखना चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर आपको अपने फाइनेंसिस को आप छुपा के रख रहे हो, ठीक है, अपने पासवर्ड को आप प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, ठीक है, अपनी जो भी आपकी चीज़ें हो रही हैं आप उनको अपने पार्टनर से हाइड कर रहे हो, तो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज इट? ठीक है, मतलब रिलेशनशिप तो वही है ना जहाँ पर आप बिल्कुल खुल के अपने पार्टनर के साथ जी रहे हो, ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। मेरी वाइफ मेरा फ़ोन यूज़ करती है, मैं अपनी वाइफ का फ़ोन यूज़ कर लेता हूँ कॉल करने के लिए, वी डू नॉट माइंड, व्हाट्स द प्रॉब्लम? हाँ,
अच्छे रिलेशन के साइन ही है। शायद शाहरुख खान भी तभी कहता है कि इवन जब मेरी वाइफ चेंज करती है तो मैं रूम लॉक करके बाहर आ जाता हूँ। हाँ, मतलब इट इज़ ओके, वो तो पता नहीं शाहरुख खान की फिलोसफीज जो हैं, आई रियली लाइक देम एंड आई रिस्पेक्ट हिज फिलोसफीज ऑल्सो, ठीक है। मे बी एवरी पर्सन डजंट कैरी दैट फिलोसफी, ठीक है, बट बेसिक फिलोसफी सिर्फ इतनी ही काफ़ी है कि रिलेशनशिप प्रॉस्पर वही करता है जहाँ पे पूरी ओपननेस हो, आपस में हिडन कुछ ना हो। जहाँ पे भी आदमी ना हाइड करता है रिलेशनशिप में, कोई भी चीज़ हाइड करता है, वो ही चीज़ जो है ना एक दिन जाके लड़ाई की जड़ बनती है। आप उसमें सीड बो देते हो जिस दिन आप कुछ ऐसा करते हो। अच्छा सर, क्रू से भी कुछ मेरे को लग रहा है कि ये भी कुछ क्यूरियस है, तो इनसे भी कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। हाँ, मे भी इनके पास भी कुछ अच्छे डाउट हो जो अगेन ऑडियंस के लिए काम आए। हेलो सर, मेरे कुछ सवाल थे कि जैसे कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन, अगर जैसे स्पाई बनना चाहता है तो उसकी कुछ मतलब क्वालिफिकेशन होती है, आप कैसे चूज़ करते हैं उसको? देखो क्या होता है कि ऑल्दो हम ये चाहते हैं कि जो स्पाई बनने आए, ठीक है, वो कोई भी स्पाई बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं। एप्टीट्यूड अगर स्ट्रांग है, ठीक है, और अगर आपका मेंटल एबिलिटी बड़ी स्ट्रांग है, आप हाजिर जवाब हो, ब्रेव हो, ठीक है, तो आप स्पाई बन सकते हो, ठीक है, और आपको लीगल नॉलेज है तो आप स्पाई बन सकते हो। लेकिन अब क्या होता है कि फॉरेंसिक जो है ना, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं, कोर्सेज भी कराने लगे हैं, जैसे कि NFSU है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, तो फॉरेंसिक के स्टूडेंट्स होते हैं तो हम उनको प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। ऐसी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है, MIT यूनिवर्सिटी है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है बेंगलोर की, जो फॉरेंसिक से कोर्सेज कराते हैं। तो जो फॉरेंसिक से कोर्सेज करके बच्चे आते हैं, ठीक है, दे आर अ सूटेबल कैंडिडेट। जो लोग लीगल स्टडीज़ करके आते हैं, ठीक है, जिन्होंने लॉ पढ़ा होता है, दे आर एप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स फॉर अस। जो लोगों का IT में बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो हमारे लिए बड़े स्ट्रॉन्ग वो हो सकते हैं। अब और अंडरकवर एजेंट बनाने के लिए तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पर आपको अकाउंटेंट की ज़रूरत है तो आपको अकाउंटेंट क्वालिफिकेशन वाला पर्सन चाहिए, जहाँ पे आपको लॉ की ज़रूरत है लॉयर चाहिए, जहाँ पे डॉक्टर की ज़रूरत है डॉक्टर चाहिए। तो डिपेंडेंट है कि आपकी रिक्वायरमेंट किस चीज़ में कहाँ पर है। तो स्पाई जैसे मतलब कोई भी हो सकता है। द ओनली थिंग इज़ जो मेजर सॉफ्ट स्किल्स है ना, सॉफ्ट स्किल्स वो हैं ब्रेव होना आदमी का, मेंटल एप्टीट्यूड बड़ा स्ट्रांग होना, उसका जो है हाजिर जवाब होना, ठीक है, कि अगर कहीं पे फंस जाए तो उसको ये पता हो कि मुझे यहाँ पे क्या जवाब देना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें बड़े मैटर करती हैं। बाकी सर, आप जो अभी 1.5 साल वाला जो केस बता रहे थे सेलिब्रिटी वाला, अगर ऐसा कुछ होता है कि स्पाई कोई वो खुद भी इमोशनली अटैच हो जाए, या फिर वो लीव कैसे करता है केस खत्म होने के बाद? बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अगर वही प्यार में पड़ गया तो हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, बड़ा ह्यूमन है ये बात। करेक्ट। अब हमने क्या किया था कि हमने केस किया था, वहाँ पे क्या था कि एक प्लांट था, उसका सनशेड्स मैन्युफैक्चर करते थे। सनशेड्स जो थे वो बड़ी लार्ज स्केल पे चोरी हो रहा था वहाँ से, बड़े बड़े ब्रांडेड, हर कोई जानता है, आप भी उसका नाम जानते होंगे, इतना अच्छा ब्रांड है, इतना अच्छा ब्रांड है वो, इतना बड़ा ब्रांड है। 10,000 रुपये का चश्मा मार्केट में बेचते हैं वो, ठीक है, और जहाँ पर उनकी फैक्ट्री है वो ओरिजिनल चश्मा 200 रुपये का मिलता था। इतनी लार्ज स्केल पर चोरी थी। और चोरी इतनी बढ़ती चली गई कि जो चोर थे ना, आगे जाके उन्होंने अलग अलग सेगमेंट्स के चोर बन गए। तो एक कुछ चोर ज़्यादा एडवांस थे, पढ़े लिखे चोर थे, उन्होंने अपने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रख लिए। उन्होंने क्या किया कि उन्हीं के डीलर्स को, उसी कंपनी के डीलर्स को, उन्हीं का सनग्लास, ठीक है, जो 7,000 रुपये में उनको देती थी कंपनी 10,000 में बेचने के लिए, वो 3,500 रुपये में उनको बेचते थे, उन्हीं के डीलर्स को। इतना लार्ज रैम्पेंट थेफ्ट था। तो हमने उस कंपनी में अपने अंडरकवर एजेंट्स लगाए बहुत सारे, ठीक है, ये देखने के लिए नीचे चोरी कैसे हो रही है। तो हमने पूरा अनर्थ कर लिया कि चोरी कैसे हो रही है। बट क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये कि जब आप इतने टाइम तक किसी के साथ काम करते हो, जो चोर थे उनके घर पे जाके वो खाना भी खाते थे, उनकी मदर उनको रिस्पेक्ट भी पूरी देती थी, उनकी फैमिली उनको पूरी रिस्पेक्ट देती थी, ठीक है, उनसे प्यार से बातें करते थे, ठीक है, उनके साथ दिन रात खाते थे, पीते थे, सोते थे, उठते थे, बैठते थे, सारे चोरों के साथ रहना पड़ता था उनको, ठीक है। जिस दिन रेड करवानी थी, इतने महीनों तक उनके साथ रहे, ठीक है, उनके साथ इमोशनल भी हो गए, ठीक है, हंसी मजाक भी सारा उनके साथ कर रहे हो, और एक दिन आपको उनके ऊपर रेड करानी है, ठीक है, उनको पकड़वाना है पुलिस के थ्रू। आप सोचो कितना टफ टास्क होगा। वो अंडरकवर एजेंट जो थे ना, आंसुओं से रोए थे, आंसुओं से, मतलब आप सोच नहीं सकते, इतना बुरी तरह रोए थे जैसे कोई घर में किसी की डेथ हो जाए ना, जब वो रोता है ऐसे रोए थे रेड करवाने से पहले, क्योंकि फैमिली वाला बॉन्ड बन गया था। वो बॉन्ड बन गया था कि उन्हीं के ऊपर रेड करवानी पड़े, जिनके साथ दिन भर, और जिनको अपना समझते हैं और वो इनको अपना समझते हैं, इनको प्यार से इतना ट्रीट किया, अपने घर में उनकी माँ अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रही है उनको, और उन्हीं के ऊपर उनको रेड करानी है। अभी सर जैसे धुरंधर मूवी आई थी, उसमें भी बहुत क्रिटिक ने बोला था कि हम सब तो डर गए थे कि रणवीर सिंह रहमान डकैत को सही में मारेगा या नहीं, क्योंकि उसने इतना रिकॉग्निशन दे दिया था, इतना टाइम बिता लिया था फैमिली के साथ। तो
देखो ये अंडरकवर एजेंट की जो ड्यूटी होती है ना, अगर देखो हर पुलिस वाला ऐसे सोचने लगेगा तो क्राइम कैसे खत्म होगा? डिटैच रहना पड़ेगा। हाँ, डिटैच तो कहीं ना कहीं आपको करना ही पड़ेगा ना अपने आप को। तो और जो है अगर हर जज ऐसे सोचने लगेगा, ठीक है, तो क्या जस्टिस दे पाएगा? अगर इमोशनली क्रिमिनल से अगर इमोशनली अटैच हो जाए तो। करेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आपको कहीं ना अपने आप को डिटैच करके आपको अपनी ड्यूटीज़ को एग्जीक्यूट करने पड़ता है। ऐसे इमोशनल, ऐसे धर्म संकट इतने आए हैं हमारे सामने, इतने धर्म संकट आए हैं जहाँ पे हम इतने इमोशनल हो गए कि हमें लगता था कि हम इधर जाएं या उधर जाएं, क्या करें, बट फिर भी हमारे को है ना, हमने जो धर्म कहता है उसका साथ ही दिया, तो वी चूज द राइट पाथ। करेक्ट। बाकी सर एक आखिरी सवाल, जैसे अगर किसी को आप करवाना है इन्वेस्टिगेशन तो आप उसकी भी करते हैं? क्या पता वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा हो कुछ? मैं आपको बताता हूँ कि जो भी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन कराने आता है क्लाइंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारे यहाँ ना हर क्लाइंट का हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं। ड्यू डिलिजेंस का मतलब है कि हम एक उससे इन्वेस्टिगेशन का रिक्वेशन फॉर्म भरवाते हैं जिसमें उसको अपना नाम, रेजिडेंस एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, उसका जो है वो आधार कार्ड वगैरह सब देना पड़ता है। उसको जिस सब्जेक्ट के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन करने आ रहा है उसको अपने रिलेशनशिप का प्रूफ देना पड़ता है, उसके साथ उसको अपना पर्पस डिक्लेयर करना पड़ता है उस फॉर्म के अंदर कि वो किस पर्पस से हमारे से इन्वेस्टिगेशन करा रहा है। और अगर उसका कोर्ट का चल रहा है तो उसके आंसर डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं कि भाई वो जो जिस काम के लिए हमारे पास आया है वो एक्चुअली में केस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग जो है इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, इंटेंट जान लेते हो। हाँ, और अगर कोई प्री मैट्रिमोनियल केस है तो हमें पता होता है, बात करने से ही क्लाइंट से पता चल जाता है। जब आप बात करते हो 10 क्वेश्चंस आप उससे पूछते हो, पता चल जाता है कि भाई जेन्युइनली प्री मैट्रिमोनियल केस के लिए आया है कि गलत ऑब्जेक्टिव से तो नहीं आया। तो यू कैन गेट टू नो अबाउट इट कि वेदर पर्सन इज कमिंग टू यू फ्रॉम द राइट पर्सपेक्टिव और नॉट। ओके। और बाकी सर अगर कोई पकड़ा जाए स्पाई बाई चांस केस में तो उसके क्या रूल्स हैं, क्या उसको मतलब कैसे एग्जिट मेथड है कोई? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, वैसे तो क्या होता है कि ऐसा होता ही नहीं है, बहुत रेयर होता है कि कोई स्पाई पकड़ा जाए। लेकिन अगर कोई पकड़ा भी जाता है तो वी आर ऑन आवर ऑफिशियल ड्यूटी, राइट। हमने किसी की, जैसे कि मैंने बताया, हम लीगल एम्बिट में रह के काम करते हैं। जब आप लीगल एम्बिट में रह के काम करते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको जो है कोई कुछ कह ही नहीं सकता ना, क्योंकि सारे जो एविडेंसेस हैं वो आपके फेवर में है। भाई अगर आपने किसी को पब्लिक प्लेस पे फॉलो किया भी है तो पब्लिक प्लेस है ना वो, देयर इज़ नो लॉ अगेंस्ट दैट। तो ऑब्वियसली अगर पकड़ ले भी लेगा तो छोड़ना पड़ेगा। और सर इसमें एक्टिंग कितनी काम आती है? जैसे दिखाते हैं फिल्म्स के अंदर की कैरेक्टर बना लिया, कुछ कर लिया, तो ऐसा स्पाई को ये भी सिखाया जाता है कि एज एन एक्टर, बिकॉज ही इज एन एक्टर सो ही इज आस्किंग दिस। नहीं, बहुत बहुत काम आती है। मैं खुद भी एक एक्टर रहा हूँ, मैंने बड़ा थिएटर किया अपने कॉलेज टाइम में। अच्छा। हाँ, मैंने मंडी हाउस में काफ़ी सारे प्लेस किए हैं। ओके। ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड एक्टिंग बहुत काम आती है। हाँ, झूठ बोलना भी एक हाँ कला कहते हैं ना। हाँ, तो मैंने बताया ना, हाजिर जवाब होना बड़ा ज़रूरी है। हाँ। ठीक है, और ऑब्वियसली एक्टिंग जब आप खास तौर से आप अंडरकवर एजेंट का रोल कर रहे हो तब तो बहुत ज़्यादा काम आती है। ऐसी सर कोई बुक है जो बिगनर्स को पढ़नी चाहिए, जो डिटेक्टिव अगर किसी को इंटरेस्ट हो? देखो मैं ना एक चीज़ ये सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले ना बिगनर्स को इन्वेस्टिगेटिव के तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारे नॉवेल्स हैं, ठीक है, जो पढ़ सकते हैं। इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स अपनी वो जनरेट करने के लिए कितनी सारी मूवीज़ हैं जो आप देख सकते हो, जहाँ पे आपको प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स कैसे काम करते हैं वो उसको क्लोजली देखने के लिए। जैसे कि एक इंग्लिश में एक मूवी आई थी 8mm करके, ठीक है, निकोलस केज की मूवी थी। ठीक है, तो उसमें दिखाया कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की लाइफ कैसे होती है रियल सेंस में, ठीक है, नॉट ग्लैमराइज्ड। ठीक है, तो ऐसी मूवीज़ देख सकते हो जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए कि आप इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हो। बट उससे पहले क्या इंपॉर्टेंट है? उससे पहले इंपॉर्टेंट है अपनी पर्सनालिटी को एक स्पाई के हिसाब से डेवलप करना। ठीक है, अपनी पर्सनालिटी को इस तरीके से डेवलप करना कि आप एक अच्छे स्पाई बन सको। नॉलेज गेन करना, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज आपके पास हो। ठीक है, आप जो है एक आपके अंदर मोटिवेशन हो कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो, ठीक है, जैसे क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो एज ए इन्वेस्टिगेटर, आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। जब आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हो तो कहीं ना कहीं बॉटल नेक्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। True. अब कुछ लोग होते हैं जो बॉटल नेक्स को छोड़ के देख के कहते हैं यार ये हमसे नहीं हो पा रहा, ख़त्म करो इसको यार, ये क्या है, ये बेकार। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं भैया ये अब आया है ना, तो इसको सुपरसीड करके इसको ख़त्म करना है, इस प्रॉब्लम को, और आगे बढ़ना है। तो जो डिटर्मिनेशन और जो सिंसियरिटी होती है और जो परसिवियरेंस होती है, ठीक है, ये क्वालिटीज़ होना बड़ा ज़रूरी है। और ये ना कोई आपको सिखा नहीं सकता, ठीक है, ये आपके अंदर से निकल के आनी चाहिए। तो पहले तो इस चीज़ के ऊपर ज़िंदगी में प्रैक्टिस करो कि आप जो है ना किसी प्रॉब्लम को छोड़ के भागोगे नहीं। ठीक है, आपको प्रॉब्लम को अगर ज़िंदगी में आए सॉल्व करके आगे बढ़ना है।
बाकी सर अभी कुछ रील्स वायरल हो रही है अभी इंस्टाग्राम पे कि डे 1 स्पाई की लाइफ, डे 1 एज अ स्पाई इन पाकिस्तान, आपने देखी होंगी शायद, कोई ट्रेंड चल रहा है मैंने देखी। तो जैसे मेरा एक ये सवाल था कि अगर हमारे आसपास स्पाई है तो एक नॉर्मल बंदा डिटेक्ट कर पाएगा या फिर कोई चांस नहीं है? अगर नहीं कर साइंस है पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। अगर एक बात बताओ, ठीक है, आप ये 3 फ्रेंड्स यहाँ पे बैठे हो, ये बैठा है, मैंने इसको कल्टीवेट कर लिया, ठीक है, तो आपको कैसे पता चल जाएगा स्पाई? ठीक है, कोई साइन नहीं है। मैंने अब कल्टीवेशन के बड़े सारे तरीके होते हैं, ठीक है। जब गवर्नमेंट के कोई जैसे इंटेलिजेंसी जब कल्टीवेट करती हैं, ये आपको बिल्कुल खास है, आपको लगता है कल्टीवेट कभी भी नहीं होगा, ये किसी को क्यों इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। और सपोज करो कि गवर्नमेंट एजेंसी इसी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दे कि तेरे अगेंस्ट ये कर देंगे अगर तूने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो, ठीक है, तेरी फैमिली को ये नुकसान पहुंचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। तो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होते हैं, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशंस करती हैं, वो ऐसे भी कल्टीवेट कर लेते हैं कि सामने वाले के जो है सीक्रेट्स पकड़ लेती हैं, ऐसे उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं कि तू अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, ठीक है, तो ये तेरे को एक्सपोज कर देंगे, ठीक है। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि लालच, ठीक है, यू पे हिम सो मच ऑफ अमाउंट कि वो जो उसको रिफ्यूज़ ही ना कर पाए, उसको लगा कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, लेके भाग जाऊंगा। हाँ। तो एनीबडी कैन बी अ स्पाई, एनीबडी कैन बी कल्टिवेटेड इनटू अ स्पाई। और मेल और फीमेल स्पाई मतलब इक्वल, या आपको लगता है कि मेल ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर पाएंगे या फीमेल, ऐसा कुछ भी है सर? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि दोनों की इक्वल यूटिलिटी है। जहाँ पे फीमेल्स काम आती है ना, वहाँ मेल्स काम नहीं कर सकते, और जहाँ पे मेल्स काम आते हैं वहाँ पे फीमेल्स नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, किसी के यहाँ अगर इंक्वायरी करनी है तो एक फीमेल कैन बी अ वेरी गुड इन्वेस्टिगेटर। आपके आस पड़ोस में इंक्वायरी करनी है, फीमेल्स के ऊपर लोग शक नहीं करते, ठीक है, घर में बुला के पानी भी पिला देंगे, आपको बिठा भी लेंगे, आपसे बातें भी कर लेंगे 4, और फीमेल के लिए इन्फॉर्मेशन निकालना बड़ा ईजी होगा, उनका सवाल पूछना नॉर्मल लगता है। हाँ, ठीक है। अब अगर कोई और टेलीफोनिक इन्वेस्टिगेशन में भी फीमेल्स की ज़्यादा वॉइस से जो है लोग इंप्रेस हो जाते हैं और बातें ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए कस्टमर केयर वाले फीमेल्स ज़्यादा एंटरटेन करते हैं। अच्छा, लेकिन अब अगर किसी सर्वेलेंस करनी है, किसी को फॉलो करना है, तो एक 12 घंटे एक फीमेल के लिए एक जगह पे खड़े रहना, ठीक है, इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज 2 घंटे भी खड़ी हो जाएगी ना, 4 लोग पूछने आ जाएंगे कि बेटा क्यों खड़े हो, क्योंकि एक फीमेल के ऊपर जो है सॉफ्ट वो है, लोग ये सोचते हैं कि फीमेल इतनी देर से क्यों खड़ी, कंसर्न भी आता है लोगों को, और आंखों में आते हैं कि फीमेल इतनी देर से क्यों खड़ी है, ठीक है। और फीमेल के लिए प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं आता जितना मेल्स के लिए पॉसिबल हो पाता है सर्वेलेंस करना फिजिकली। तो दोनों की अपनी अपनी यूटिलिटी अपनी अपनी जगह पे है, अपने अपने। और चाइल्ड स्पाई भी होते हैं सर कि बच्चों का या नहीं, ये कुछ एज लिमिट होती है? नहीं, देखो, चाइल्ड स्पाई जो है ना, ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन हाँ कई बार उन स्पाइस की ज़रूरत पड़ जाती है जब बच्चे ना टीन एज में 14 साल 15 साल 16 साल के जब बच्चे होते हैं, वो ड्रग्स में पड़ जाते हैं, गलत कंपनी में पड़ जाते हैं, तो कई बार आपको जो है स्पाइस जो है उसी के एज के बच्चों को बना के भेजना पड़ता है ताकि उसे फ्रेंडली होके उससे इन्फॉर्मेशन ले सकें। आई गेस वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस। मेरा तो मेन वही सवाल था जो उन्होंने पूछ लिया। अगर मुझे आपकी एजेंसी में जॉब करनी हो तो मुझे क्या मैं कर सकता हूँ एज एन एम्प्लॉय में, क्या मतलब? देखो, अगर आपको हमारी कंपनी में जॉब करनी है ना, तो सबसे पहले, या किसी को भी करनी है, सबसे पहले पब्लिकली मत बता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि आपको हमारी वेबसाइट के थ्रू जाके करियर्स के पेज पे अपना रिज्यूम और अपना आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करना होगा। फिर हमारी कंपनी जितने भी हमारे पास जो लोग रजिस्टर होते हैं उनका ड्यू डिलिजेंस करती है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके का उनका बैकग्राउंड रहा है, कितने क्लीन है, कितने नहीं है। और अगर हमारी कंपनी फिर वैकेंसी होती है तो वी कॉल यू आवर सेल्स, ठीक है, एंड देन वी एम्प्लॉय यू आफ्टर चेकिंग एवरीथिंग अबाउट यू, ठीक है। और हमारी चेकिंग इतनी थॉरो होती है कि हमारे को इंटरव्यू में फिर आपसे ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके। बाकी एक सर लास्ट सवाल, सॉरी, जैसे मैरिजेस होती हैं तो जैसे स्पाई शादियाँ भी होती हैं तो फैमिलीज में तो वो नहीं बताते होंगे कि हमारा प्रोफेशन ये है, और वो उनकी फैमिलीज में वो किस तरीके से उस प्रोफेशन को डील करते हैं? वो नॉर्मली रहते हैं उनके दिमाग में भी, जैसे बच्चों को या अपने फैमिली में वाइफ फादर उस नज़र से देखते हैं? नहीं, मतलब दोबारा जैसे वही श्रीकांत वाली जो कंडीशन है फैमिली मैन में कि वो घर पे नहीं बता सकता कि वो एक स्पाई है इंडिया के लिए, राइट, बट उसे एक्ट वैसे ही करना है और घर पे वो कुछ और रोल बता के जा रहा है। तो नहीं, आप ये जानना चाहते हो कि जो स्पाई है वो अपने घर में अपनी आइडेंटिटी को रिवील करते हैं नहीं करते हैं, ये जानना चाहते हो? कि अगर आपके एम्प्लॉइज हैं, हाँ, तो वो एज एन जैसे उनकी शादी हो रही है तो वो क्या बताएंगे कि हम एक डिटेक्टिव स्पाई एजेंट? हाँ, तो क्या बुराई है उसमें? मेरी शादी नहीं हुई। तो देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि बीइंग अ डिटेक्टिव इज अ थिंग ऑफ ऑनर, ठीक है। ये कोई मौकरी का रीज़न नहीं है कि आप डिटेक्टिव हो तो आपकी मौकरी करेंगे लोग।
ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, जो आम आदमी जिसको नॉर्मल जॉब करने में 30,000 रुपये मिलेंगे ना, वो एज अ डिटेक्टिव 1.5 लाख रुपये कमाता है, 5 गुना ज़्यादा सैलरी होती है उसकी, 5 गुना ज़्यादा पैसे कमाता है, ठीक है। देन वाई यू शुड बी अशेम्ड ऑफ बीइंग अ डिटेक्टिव, ठीक है। और जैसा आपने बोला कोई भी रोल प्रोफेशन वाला बंदा स्पाई बन सकता है। ashamed, मतलब इट्स Risky? हाँ, किसी सिक्योरिटी रीजन की वजह मैं से। आपको बताता हूँ, देखो रिस्क क्या होता है। सबसे पहली बात तो हम कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसमें कैलकुलेट रिस्क लेते हैं, ठीक है। हम कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क नहीं लेते। हम कोई जो है ना, हम कोई कहीं पे जाके अमिताभ बच्चन नहीं बनते, हम कहीं पे जाके शाहरुख खान नहीं बनते, और ना ही कहीं पे जाके हम धुरंधर बनते, ठीक है। हम लेते हैं कैलकुलेट रिस्क। पूरी प्लानिंग से एक केस को एग्जीक्यूट किया जाता है, पीछे इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करी जाती है, तब किसी एजेंट को फील्ड में प्रॉपर प्लानिंग है कवर स्टोरी के साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा जाता है, ठीक है। सो रिस्क जो है सबसे पहले तो बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, रिस्क जो है जोमेटो के जो ड्राइविंग कर रहे हैं स्कूटर पे, उनको नहीं है, सारे दिन ड्राइविंग करते हैं, कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए तो, ठीक है। रिस्क किस चीज़ में नहीं है? आर्मी में लोग जाते हैं उसमें भी रिस्क है, पुलिस में लोग जाते हैं उसमें भी रिस्क है, ठीक है। अगर आप कहीं पे किसी भी रिफाइनरी में काम कर रहे हो, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, कितने लोग आपको सुना है केमिकल फैक्ट्री में जल के मर जाते हैं, वहाँ पे भी रिस्क है। कितने लोग जो हैं कितने लोग के हाथ आ जाते हैं मशीनों में काम करते हैं फैक्ट्रीज के अंदर, उसमें भी रिस्क है, ठीक है। तो अब आपने एक बात बताओ कि ये जो अभी गोवा में फायर लगी है क्लब के अंदर, ठीक है, किसी ने सोचा था वहाँ पे रिस्क है, ठीक है। तो एक एन्जॉयमेंट ही तो करने गए थे वहाँ पे, 25 लोग मर गए वहाँ पे, ठीक है। तो रिस्क तो हर जगह है, रिस्क कहाँ पे नहीं है? आप यहाँ पर बैठे हैं हम लोग, यहाँ पे भी रिस्क है, ठीक है। तो रिस्क इज एवरीवेयर, राइट। हाउ यू मैनेज द रिस्क, ठीक है, इज समथिंग दैट इज ऑफ मोर एसेंस। करेक्ट। यहाँ पे हम वो डायलॉग बोल सकते हैं, इश्क है तो रिस्क है। और बस यही एक लास्ट क्वेश्चन कि क्या हमारे इंडिया में ऐसा कोई कोर्स है अगर आपकी ब्रेन ट्रेनिंग के लिए, कि ऐसा डिटेक्टिव अगर हमें बन, मैंने आपको बताया ना कि जैसे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ कैसे वो कोर्सेज करा रही हैं आजकल, फॉरेंसिक्स, हाँ फॉरेंसिक के कोर्सेज करा रही हैं, तो डेफिनेटली उसमें प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स का भी चैप्टर्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, सिलेबस होता है जो आपको पढ़ाते हैं वो, तो ऑब्वियसली यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दीज कोर्सेज। सर जो हमारा तीसरा मेंबर है, अगेन वो शायद पूछेगा नहीं, बट आई नो उसका क्या कंसर्न होगा कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो एयर होस्टेस, मतलब इस एयरलाइन इंडस्ट्री में है, एंड ही ऑफन गेट्स कंसर्न कि वहाँ पे अक्सर, क्योंकि कुछ होते हैं ना कि जॉब्स भी कुछ हो जाती हैं, जॉब सेंसिटिव भी हो जाती हैं कि यार यहाँ पे मे भी और चांस होता है, यहाँ पे इतना एक्सपोज रहते हैं, इतनी हॉस्पिटैलिटी होता है, तो इस इंडस्ट्री में अगेन आपका क्या टेक है? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एविएशन की फील्ड हो गई, अब होटल्स में भी लड़कियां काम करती हैं, वो भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट्स में भी काम करती हैं, वो भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे प्रोफाइल्स हैं जहाँ पे जो है ना आपका एक्सपोजर टुवर्ड्स मेन ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन नॉट एवरीवन इज़ करप्ट देयर, ठीक है। तो अपने आप को ना ये इनसिक्योर फील नहीं करना चाहिए कि जस्ट बिकॉज माई गर्लफ्रेंड इज इनटू सच अ प्रोफेशन शी वुड बी ओनली करप्ट, ठीक है। करप्शन कहीं पे भी हो सकती है, मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा करप्शन है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे आप लड़की का जाना बंद कर दोगे सिर्फ इस डर से कि वो करप्ट ना हो जाए, ठीक है। सो यू हैव टू ट्रस्ट समवन। अगर जैसे मैंने बताया ना, वेरीफाई बिफोर ट्रस्टिंग, देन ट्रस्ट फुल्ली, ठीक है। चेक कर लो आप, आपको सब कुछ चीज़ें क्लीन लगती हैं, देन यू गो ऑन विथ फुल ट्रस्ट। अच्छा चलो पॉलिटिक्स में आते हैं सर, बट मैं कह रहा था कि 5 करोड़ के गैजेट्स आप खुद भी होल्ड करते हैं इन सब चीज़ों के लिए? डीबगिंग के इक्विपमेंट से होते हैं, हाँ। और ये क्या क्या इक्विपमेंट हो सकते हैं? एक तो कैमरा ही हो सकता है, माइक्रोफोन हो सकता है, कुछ नहीं, ये सारे ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हो गए स्पेक्ट्रम एनालाइजर्स होते हैं, ठीक है, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, या हमारी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो कि स्पेक्ट्रम एनालाइजर क्या होता है और किस तरीके का स्पेक्ट्रम को एनालाइज करता है। अच्छा। जो मैंने आपको बताया ऑस्कर ग्रीन और कैस्ट्रल जो सॉफ्टवेयर जिसमें हम यूज़ करते हैं, आपके होते हैं नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर्स, ठीक है। आपके होते हैं थर्मोग्राफिक इमेजर्स। थर्मोग्राफिक इमेजर्स क्या होते हैं कि अगर आपका कोई भी अगर रिकॉर्डिंग डिवाइस है, वो रिकॉर्डिंग करना हीट अप होती है, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, वो उस हीट को डिटेक्ट कर लेते हैं, तो उस हीट से आप पता कर सकते हो कि यहाँ पे कोई डिवाइस प्लांटेड है या नहीं है। अच्छा, ठीक है। फिर आपके मैंटा रेज होते हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो इसमें यूज़ होती हैं।
एक मैं पता नहीं हाल ही में रील देख रहा था कि मिरर में भी कुछ होता है, मिरर में अगर आप ऐसे करो आपकी फिंगर टच हो जा रही है तो मे बी वो सेफ है, गैप बन रहा है तो नहीं है कुछ। मिरर का क्या कॉन्सेप्ट है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। लोग क्या होता है कि लोग ना हर उस चीज़ पे विश्वास करना शुरू कर देते हैं जो कि आम गॉसिप्स हैं, ठीक है। लोग ये कहते हैं कि भाई आप मिरर ऐसा लगाया था कि मिरर के पीछे बैठ के आपको कोई देख रहा होता है। ये भी हो सकता है वैसे, राइट। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि मिरर के पीछे बैठ के कोई क्यों देखेगा, ठीक है। और मिरर के पीछे दूसरा रूम है, और जब आज की डेट में कोई मिरर ऐसा लेके आएगा कि वो पीछे बैठ के देख सके, इससे अच्छा एक माइक्रोस्कोप कैमरा ही नहीं लगा देगा। हाँ ज़्यादा सेंस है। हाँ मतलब लोग ना लॉजिकली नहीं सोचते, वो सोचते हैं मिरर के अंदर से मेरे को देख रहा है। इतना बड़ा मिरर इंस्टॉल कराएगा, उससे अच्छा एक कैमरा लगा के। एक इतना सा पिन होल होता है, पिन होल जितने सुई धागे की सुई होती है ना, उतना छोटा सा आगे वो होता है सिर्फ होल, कैमरा। हाँ कैमरा इतना छोटा सा। मेरे पास आपको ना मेरे 50 वैरायटी ऑफ कैमराज हैं, ठीक है। लेडीज़ के बैग में कैमराज है, मेरे पास जैकेट में ऐसे ब्लेजर में कैमरा है, ठीक है। मेरे पास जो है आपके डायरी के अंदर कैमरा है, मेरे स्पेक्टिकल के बॉक्स के अंदर कैमरा है, स्पेक्टिकल्स के अंदर कैमरा है, ठीक है। मेरे शूज़ के अंदर कैमरा है, मेरी बेल्ट के अंदर कैमरा है, और मैं आपके हाथ में दे दूंगा, ठीक है। और मैं बोलूँगा तो मैं कैमरा बता दो कहाँ है, आप मुझे बता देना उसमें कैमरा कहाँ है, आ जाना मेरे ऑफिस में, आपको दिखाऊंगा। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये पार्ट 2 के लिए रखते हैं सर हम। आज तो नहीं लाए ना आप कैमरा हमारी प्राइवेसी के? नहीं हमें अभी तो हमारे को जरूरत नहीं है ना उसकी। कहीं तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि आपको किसी ने ब्राइब किया हो कि भानु पे जाके स्पाई करो एंड वी गाइस आर मीटिंग टुडे? उसने पॉडकास्ट देने थोड़ी आऊंगा। जब कोई मुझे ऐसे पैसे देगा कि भानु पे स्पाई करो, तो दूसरे मेथड से अडॉप्ट करूंगा और भानु को पता भी नहीं चलेगा। और भानु को पता भी नहीं चलेगा। वाह सर। कुछ सर ऐसा कभी आपकी 28 साल के करियर में कुछ ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग मोमेंट कभी आपको फील हुआ है, यू माइट हैव गॉट कॉट, या फिर कोई भी हो लाइफ थ्रेटनिंग हो या आपके बहुत लिए? बार हुआ है कुछ सर एक डार्क सा जहाँ पे आप भी डूब गए हैं, जो भी था। देखो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं जहाँ पे ना हमारे को लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में हम लोग फंस गए। अभी मैं आपको बहुत सारे हैं, तो मैं आपको एक शुरू का बताता हूँ। जब मैंने इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू ही किया था, ये मेरे फर्स्ट 10 केसेस का एक केस है, ठीक है। फर्स्ट 10 केसेस का एक केस है जिसमें क्या था कि एक जो है ना एक कंपनी थी, उसने हमारे को टास्क दिया था। वो कंपनी जो है पेन किलर्स मैन्युफैक्चर करती थी। पेन किलर्स की दवाइयाँ जो होती हैं वो मैन्युफैक्चर करती थी, ठीक है। उसका हमारे पास उनके जो है बहुत फेमस कंपनी थी और अभी भी है, ठीक है। और ये जो कैप्सूल था बड़ा फेमस कैप्सूल था, ठीक है। जो पेन किलर में बड़ा एक्सटेंसिवली यूज होता है, बड़ा बिकता था, जैसे डिस्प्रिन बिकती है वैसे बिकता था। अच्छा, ठीक है। तो अब उसमें क्या था, उसके नकली कैप्सूल जो है मार्केट में आना शुरू हो गया, क्योंकि सेल बहुत ज़्यादा थी, ठीक। उसी नाम से नकली कैप्सूल आना शुरू हो गया। तो हमारे पास आए, हमने पूछा भी इसमें जो नकली कैप्सूल है इसमें कंपोनेंट क्या है, इज इट लाइफ थ्रेटनिंग? कहते हैं लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, इसमें लो क्वालिटी एस्पिरिन है, ठीक है। तो हमने कहा कि कहते लेकिन अब ड्रग्स नकली बनना तो बहुत बड़ा ऑफेंस है ना, तो इसमें माफियाज इन्वॉल्व होते हैं, बहुत बड़े बड़े माफियाज इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन आ जाते हैं? हाँ बहुत भाई, माफिया ही करता है काम, नकली काम माल बनाने का। ऐसे कोई नकली माल बनाएगा तो माफिया ही करेगा ना, ड्रग्स से काम है तो माफिया इन्वॉल्व होंगे ना, अगर कोई ड्रग्स से काम कर रहा है तो, ठीक है। तो अब उन्होंने जो है हमारे को टास्क दिया। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 27-28 साल पहले की, जब मैं खुद इन्वेस्टिगेट किया करता था फील्ड में। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि अब तो खैर मैं जो है फील्ड में इन्वेस्टिगेशन करने नहीं जाता, सिर्फ रेट्स पे या सेंसिटिव केसेस में जाता हूँ, बाकी तो सारी टीम करती है। तो उस टाइम पे मैं खुद इन्वेस्टिगेशन करता था। उस टाइम पे क्या हुआ कि इसमें माफिया इन्वॉल्व होते हैं। अब मैंने जो है पहले पता किया भगरत प्लेस में जाके कि भाई ये मेडिसिन जो है कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बड़ी सारी जगहों पे रिसर्चेस करी। तो खैर हमारे को, जैसे मैं अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन में ही लेके जा रहा हूँ, तो किस तरीके से हमने फाइंड आउट किया कि कहाँ पे बन रहा है। तो हमारे को पता चल गया कि बुराड़ी में बन रहा है, ठीक है। बुराड़ी में जो एक्चुअल में जो बना रहा था पर्सन, हमने जो है ना उसको कॉन्फिडेंस में ले लिया। मतलब हमने क्या, मैंने ले लिया और मैंने जो है उसको जो है उससे माल खरीदना शुरू कर दिया, अपना ट्रस्ट डेवलप करके। 3-4 ओकेजन्स पे मैंने जो है उससे माल खरीद लिया, तो उसको ट्रस्ट भी आ गया मेरे ऊपर। फिर लार्ज क्वांटिटी में माल खरीदा उससे, नकली माल, ठीक है। तो उसको और ट्रस्ट आ गया। कैश पेमेंट होती थी, कैश पेमेंट उसको हाथ की हाथ मिल जाती थी, उसको ट्रस्ट आता रहता था मेरे ऊपर। फिर हमने एक ओकेजन पे क्या किया कि हमने उसको और बड़ा बल्क ऑर्डर प्रेस कर दिया और हमने क्राइम ब्रांच में FIR करा दी कि भाई हमें आज जाके इसके ऊपर रेड करनी है, माल की डिलीवरी रेड हैंडेड इसको पकड़वाना लेते हुए इससे, ठीक है। तो मैं डेकॉय कस्टमर बन के गया था। अच्छा। हाँ, तो मैंने जब क्राइम ब्रांच वालों के साथ में गया
तो मैंने ना उनके साथ एक वो बनाया था, साइन बनाया था। क्या था कि रोड थी बड़ी लंबी, इधर जो है ना, अच्छा ये गांव का एरिया, बुराड़ी तो आपने देखा ही होगा, बुराड़ी इज अ गांव, ठीक है, कॉलोनी, हाँ कॉलोनी गांव, बड़े छोटे छोटे से घर हैं, संकरी सी वो चीज़ें, गलियाँ हैं। तो लेकिन इसका जो फैक्ट्री बनी हुई थी ना एक बड़े छोटे से घर के अंदर बनी हुई थी, और एक संकरी गली अंदर ऐसे जाती थी, संकरी गली बाहर मेन रोड पे खुलती थी, बाहर मेन रोड जो है वहाँ पे ट्रक्स वगैरह सब चलते थे, ठीक है, और जो संकरी गली थी उसके शुरू में ही उसका घर था, ठीक है, तो और घर में ऊपर जाके मुझे जो है ना उसे डील करनी पड़ती थी, ठीक है, तो अब क्या था कि एस्केप भी मुश्किल था आपका। एस्केप भी बड़ा मुश्किल था वहाँ से। अब क्या हुआ कि जो क्राइम ब्रांच की टीम है ना वो सड़क के इस पार खड़ी हुई थी, अच्छा, ठीक है, उन्होंने मुझे कहा कि तुम ना उसको ऊपर मत जाना, तुम ना माल की ये बोलना कि माल बड़ा भारी है, ठीक है, तुम डिलीवरी करने नीचे ही आ जाओ, और जैसे वो डिलीवरी करने नीचे आएगा ना, ठीक है, वो जो है तुम हमारे को ऐसे ऐसे अपना सर पोंछना, इशारा कर देना, ये इशारा देख के हम आ जाएंगे वहाँ पे उसको रेड करने, ठीक है, तो दूर से हम इशारा देख के, और हम आपके ऊपर पूरी वॉच रखे हुए हैं, तो आप चिंता मत करना। ये क्राइम ब्रांच ने आपका वो बना रखा था? हाँ, ये बना दिया था कि भाई आप ऐसे पूछोगे और हम आ जाएंगे आपके पास। अच्छा, 27-28 में मोबाइल तो होते नहीं थे उस टाइम पे, बड़ा लग्जरी था, मतलब होते तो थे लेकिन लग्जरी था, बहुत कम लोगों के पास हुआ करते थे, तो पेजर ही हुआ करता था मेरे पास, तो हाँ, पेजर था, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि मैं वहाँ पे गया, मैंने, अच्छा एक चीज़ क्या हुई कि पता नहीं किसने ना इनकी पुलिस की साइड से, उनकी साइड से ना इन्फॉर्मेशन लीक हो गई उनको कि उनके यहाँ रेड पड़ने वाली है, ठीक है। अब उनका शक था मेरे ऊपर पूरा। जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा, ठीक है, मैंने उनको जो है नीचे से बेल बजाई, नीचे बुलाया, नीचे आ जाओ, उन्हें 6-7 आदमी आ गए, 6-7 आदमियों ने आके, अब वो तो उनके पास तो सारी असला वसला सब होता है उनके पास, वो आके उन्होंने मुझे घेर लिया वहाँ पे, और घेर के मेरा कॉलर वॉलर पकड़ लिया और एकदम से वो करने लगे। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि मैंने अपना जो है ना हैंकी निकाल के ऐसा पोंछना भी शुरू कर दिया, वो ट्रक्स जा रहे थे रोड पे से, बड़े बड़े लॉरीज, वो मुझे देख ही ना पाए क्योंकि बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, ठीक है, अब वो मुझे देख ही ना पाए, इतने में उन्होंने मेरे को पूरा कैप्चर कर लिया। फिर फाइनली समहाउ एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर ने देख लिया कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, फिर वो एकदम से भागते हुए आए वहाँ पे, फिर पूरे उन्होंने रेड कंडक्ट करी, फिर उनको उठाया वहाँ से सबको, उनके यहाँ माल तो उस दिन कुछ नहीं मिला, ठीक है, जीरो नहीं, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जो उन्होंने मेरे ऊपर वो किया, अटैक किया, ठीक है, उसके बेस पे उन्होंने FIR मेरे से दर्ज करा ली। अच्छा, और उसके बेस पर उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। फिर जब थाने में लाके उनसे वो, आपको पता पुलिस की इंटेरोगेशन कैसी है, तो फिर तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि कहाँ बनाते हैं, क्या करते हैं, फिर उन्होंने दूसरों के यहाँ भी रेड करा दी ले जाके। अच्छा, पूरा नेटवर्क फिर। हाँ, और जैसे पुलिस आई, क्राइम ब्रांच आई ना वहाँ पे उन लोगों को उठाने, तो देखा कि जितने भी घर थे उस गली में खटाखट करके सब अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं, सब अपने वो बंद कर रहे हैं, क्योंकि सभी की यहाँ फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। बुराड़ी का ये हाल था, पूरा नेटवर्क मतलब एक्सपोज हो गया यहाँ पे। हाँ, तो बड़ी पुरानी बात है ये, ऑल्दो अब तो मुझे पता नहीं बुराड़ी में कितने चेंजेस आ गए होंगे। तो मतलब अक्सर ये हमारी इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज भी आपको कंसल्ट करती हैं, अक्सर पुलिस कोर्ट केसेस में या फिर कुछ ऐसे केसेस में आप तक आती हैं कि भाई? बहुत बार आते हैं। देखो, हमारे पास कोई भी इनकम टैक्स के लिए हमने काम किया हुआ है, GST के लिए हमने काम किया हुआ है, ठीक है, हमने पुलिस के लिए, अलग अलग स्टेट पुलिस के लिए और सेंट्रल पुलिस के लिए हमने काम किया हुआ है। तो कई जगहों पे जो है उनको प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें भी उनकी तो ज़रूरत पड़ती है ना, ठीक है, लेकिन उनको भी हमारी ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे वो अनऑफिशियली, कई बार क्या होता है कि हमारे से कहीं से इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, कुछ करवाना है, तो हमें कॉन्टैक्ट कर लेते हैं कि भाई आप प्लीज़ हमारे लिए काम कर दो, और अल्टीमेटली वो भी हमारे काम आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, इन फ्यूचर ट्रेड वैसे भी होता है। हाँ सर, बीच में पॉडकास्ट की बात आई थी ऑकल्ट साइंस की, आपने बोला था कि उसने पता करवाना था कि जादू किसने करवाया था, तो क्या ऐसे भी कुछ केसेस अक्सर आते हैं ऑकल्ट साइंस? एट फर्स्ट तो क्या आप बिलीव करते हो? बहुत सारे केसेस आते हैं। और आप बिलीव करते हो? मैं देखो, मैं ये नहीं जानता कि मैं बिलीव करता हूँ या नहीं करता हूँ, मैं खुद भी उसमें कंफ्यूज हूँ बहुत ज़्यादा कि मुझे बिलीव करना चाहिए नहीं, क्योंकि क्या होता है कि जब आपके पास इतने सारे केस आते हैं और लोग अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, ठीक है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कि शायद ये सच ही हो, ठीक है। अभी जैसे हमारे पास एक केस आया रिसेंटली, ठीक है, उस केस में क्या था कि एक पर्सन आए, वेरी वेल्दी पर्सन, वेरी एजुकेटेड, वेरी स्मार्ट पर्सनैलिटी, और दोनों हस्बैंड वाइफ, ठीक है, दोनों बड़े स्मार्ट पर्सनैलिटी, ठीक है। वो कहते हैं कि हमारे को जो ना बिल्कुल भी इसमें विश्वास नहीं था ब्लैक मैजिक में, और हम जो ना हमें किस तरीके का वो भी नहीं था, लेकिन हम ना डाउनफॉल हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा था लाइफ में, जो जिस काम में जाते हैं वो ख़राब होता था, और उनके पास फ्लीट ऑफ कार्स है। कहते हैं कि
नमन जी आपको मतलब ये बड़ी एब्रप्ट लगेगी बात, ठीक है, मैं रेंज रोवर लाया, ठीक है, वो पहले दिन ख़राब हो गई। मैं मर्सिडीज एस क्लास लाया, वो ख़राब हो गई पहले दिन। गाड़ियाँ सारी कंडम हुई पड़ी है। मैंने कि ये तो भाई कहते हैं, और रिसर्च के लिए टीमें आ रही हैं, वो कहते हैं वो गाड़ी का ये नहीं फाइंड आउट कर पाए गाड़ियाँ कैसे ख़राब हो रही हैं, ठीक है। कहते हैं मुझे भी लगा कि यार ये अजीब सी बात है, कोई मैकेनिकल फॉल्ट हुआ होगा, ठीक है। कहते हैं कि लेकिन उन्होंने मुझे फर्दर बताया, कहते हैं कि हमने जो है अपनी फैक्ट्रियों की रिसर्चेस करें, हम उनके यहाँ कोई वो आते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई बाबा हैं जो कि सेंस कर लेते चीज़ों को, और कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं लेते वो। कहते हैं उनको हमने जो है ना, वो हमारे घर में आए, किसी ने रेफरेंस दिया, वो हमारे घर में आए, उन्होंने हमारे घर में जाके रिसर्च करी, फैक्ट्री में रिसर्च करी, जिस जगह पे जाके पॉइंट कर रहे हैं, कहते हैं कहीं से वुडो की डॉल मिल रही है, उसमें मेरा नाम, मेरी वाइफ का नाम, मेरे फादर का नाम लिख रखा है, ठीक है। उसमें जो है एक गमले में से एक नारियल निकाला, नारियल के ऊपर काला कपड़ा बंधा हुआ है, और काले कपड़े के अंदर 3 क्रॉस के मार्क्स बने हुए हैं, ठीक है। और कहते हैं कि उसके कहते हैं कि एक जगह पे ले गए, वहाँ पे कटी हुई उल्लू की गर्दन मिली। एक जगह जो है वो कहते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो हम विश्वास भी नहीं कर सकते ऐसा हो सकता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और कहते हैं कि जो वो आए थे पर्सन, वो सीधा उसी जगह पे ले आके पॉइंट कर रहे हैं जहाँ पे वो थी। अब कहते हैं कि जहाँ पे वो काला नारियल मिला था उसमें लिपटा हुआ, कहते हैं मेरी बेटी को सपने में आया कि हनुमान जी जो हैं उस जगह पे, उस गमले के पास, ठीक है, उससे लड़ रहे हैं, भूतों से लड़ रहे हैं, डेमन से लड़ रहे हैं हनुमान जी। कहते हैं कि और जब हमने इनको बुलाया तो ये वहीं पर ही उसी गमले के पास पहुंचे और उसी गमले में से वो नारियल निकाला, ठीक है। सो हार्ड टू अनबिलीव इट, सो हार्ड टू बिलीव ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो कहते हैं कि और एजुकेटेड फैमिली, वेरी एजुकेटेड, ठीक है, और ऐसा नहीं, और पूरी दुनिया में घूमी हुई फैमिली, ठीक है, और जिनके इंडिया में भी घर हैं और अब्रॉड में बड़े सारे घर हैं, ठीक है। सो ऐसी फैमिली की बात नहीं कर रहा मैं। तो ऐसे ऐसे केसेस लोग अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं हमें, ठीक है, जिससे कि हमें ऐसा लगता है कि शायद ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता ही होगा। वशीकरण टाइप का भी कुछ आया होगा, ऐसे लोग कहते हैं मेरा अपना बनवा दो। देखो मैं एक बात बताऊं, जिस पेरेंट का बेटा किसी लड़की के चक्कर में फंस जाता है जो कि उनकी मर्जी की नहीं होती, या जिस पेरेंट की लड़की ऐसे लड़के के चक्कर में फंस जाती है ना जो उनकी मर्जी का नहीं होता, तो ये कहते हैं मेरे पे तो वशीकरण करा दिया हमारे बच्चे पे, तो ठीक है। तो वशीकरण क्या होता है तो आई कैन नॉट से, ठीक है। लॉजिकली और इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचूं तो इमोशंस होते हैं, आप किसी के भी इमोशंस को जो है ना अपनी तरफ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि वो आपके सिवा और कुछ सूझेगा ही नहीं उसको, और उसके ना मेथडोलॉजीज़ होती हैं, ठीक है। तो अब उसको अपने इमोशंस को, किसी के इमोशंस को अपनी तरफ कैसे करना है इतना ज़्यादा कि उसको दुनिया में सब कुछ दिखना बंद हो जाए, ठीक है। ये आर्ट बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन वो वशीकरण नहीं होता, स्ट्रैटेजीज होती हैं इमोशंस के साथ खेलने की। हाँ, मैनिपुलेशन की। सर आई गेस टॉपिक्स तो अभी भी इतने वाइड हैं, इतनी बातें हैं एंड करने का वो नहीं है, बट ऑफ कोर्स समय का भी तकाजा है, आपको भी निकलना होगा। श्योर। और पार्ट 2 आई गेस लोग रिक्वेस्ट करने वाले हैं, कमेंट में दिखने वाला है आपको। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो लोग जानना चाहें, आई वुड आस्क, और आपको और आपकी टीम से कि अगर रिप्लाई कर पाएँ। हम रिप्लाई करेंगे, जो भी लोग कमेंट करेंगे, कोई क्वेश्चंस पूछना आता है, लॉजिकल क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं जी, ठीक है, वी विल सर्टेनली रिप्लाई टू दोस कमेंट्स। थैंक यू फॉर कमिंग, बताइए सर, वी आर ग्लैड यू केम। यू आर वेलकम। नमस्कार। आशा करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। अब इस सीक्रेट वर्ल्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, फीडबैक या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर लिखेगा, मैं खुद नमन जी से कह के रिप्लाई कराऊंगा। पर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, हमारे चैनल की बाकी वीडियोस भी तो देखते जाइए।